लखनऊ की गलियों से एक नौजवान जिंदगी को आजमाने निकलता है। उसे लगता है कि पत्रकारिता वो शय है जिससे जिंदगी और दुनिया दोनों को समझा जा सकता है। और इसी कश्मकश में वो दुनिया में अपने आप को कई वार जोन में पाता है। वो एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाता है, हेल एंड होप, जिसकी खूब सराहना होती है। पर उसे लगता है कि नहीं, इतने से बात नहीं बनेगी। हमें दिल की बात कुछ कहनी है तो हमें बनानी होगी फिल्म। और इसी शय में आज हमारे सामने एक छोटी सी मासूम सी खूबसूरत सी फिल्म है, बिस्कुट। आज हाल फिलहाल उसकी खूब चर्चा हो रही है। तो आज इस बिस्कुट के प्रतिभाशाली डायरेक्टर अमीश श्रीवास्तव से हम बातचीत करेंगे, जो वाशिंगटन डीसी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं नमस्ते। अखिलेश और आप देख रहे हैं न्यू दिल्ली फिल्म फाउंडेशन का टॉक सिनेमा शो। तो अमीश, सबसे पहले तो आपका स्वागत। और सबसे पहला प्रश्न तो यही है कि सिनेमा ही क्यों? पत्रकारिता में तो बहुत अच्छा आप कर रहे थे, आपने बहुत चर्चा हासिल की थी, लेकिन सिनेमा क्यों? बहुत धन्यवाद पहली बात तो बुलाने के लिए अखिलेश जी और आशीष जी का भी जो कि फाउंडर है इसके। तो मतलब ऐसा नहीं कि मैंने छोड़ा है कोई जर्नलिज्म, मैंने पत्रकारिता छोड़ी नहीं है। लेकिन एक अंतर है छोटा सा कि पत्रकारिता में आप फैक्ट्स दिखाते हैं। एक जो रियलिटी है एकदम एग्जैक्टली जैसी है वैसे ही दिखाते हैं। जैसे मैंने एक डॉक्यूमेंट्री अभी आपने जिसका जिक्र किया, हेलन होप, तो आप में इधर उधर जाने की संभावना नहीं रहती है। बल तो जो फिल्म है, फिल्म मीडियम, फिल्म उसी को हम्म, बोलते हैं जिसमें एक यथार्थ, एक एक्चुअलिटी रहती है और प्लस उसमें इमेजिनेशन का एक थ्रेड होता है। तो अम, जो रियलिटी है और इमेजिनेशन है उसके बीच का एक जो थ्रेड है उसके बीच में आप झूलते रहते हैं। तो हर एक जब भी मैं जाता हूँ कोई स्टोरी करने या कुछ हम्म, करने, तो उसमें उसमें लगता है कि नहीं, हमने जो बात है वो बता दी, लेकिन अगर मेरे दिमाग में कोई सोल्यूशन भी है उसका तो वो नहीं बता सकते कि, और ना ही हम किसी का हम्म, पलड़ा ऊपर नीचे कर सकते हैं हम्म, कि क्या सही है क्या गलत। तो उसमें एक ओपिनियन की संभावना जीरो रहती है। तो मुझे लगा कि, और दूसरा एक एक नेचर भी होता है, आप हर चीज को, मैं इवन स्टोरीज भी करता था। मैं जब भी शुरुआत की थी मैंने, तो मैंने कहा अगर हम लिखने की बजाय अगर हम दिखा रहे हैं तो एक विजुअल लर्निंग अपने आप से थी, हम्म, एक नेचुरल थी कि हम इवन गांव में जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं जो शॉट्स लेने के लिए, तो उसके लिए एक एक नजर थी कि ये यही शॉट क्यों, यही क्यों नहीं। तो वो करते करते कंबाइन हुई और मुझे लगा कि नहीं, ये बहुत ताकत है कि विजुअल में और एक इमेजिनेशन में। तो मुझे फिल्म में लगता है कि फिल्म में इमेजिनेशन और यथार्थ के बीच में इमेजिनेशन इतना स्ट्रांग होता है, उसके बिना फिल्म नहीं बनती। तो इसलिए मैं उसको भी आजमाना चाहता था, बस इसीलिए मैं फिल्म में ट्राई करने के लिए आ गया। तो जब आपके दिमाग में ये बात आई कि फ़िल्म के बारे में कुछ करना चाहिए और फ़िल्म हमको निश्चित रूप से बनाना चाहिए, तो इसके लिए आपने कुछ स्टडी की, ऐसा जैसा सुना है मैंने कि इसके लिए आपने कुछ पढ़ाई भी की? मैं इंडिया में तो जब तक था नहीं पढ़ पाया, मतलब जहाँ मैं लखनऊ से हूँ, और वहाँ भी उस समय तक कोई ऐसा स्कूल नहीं था। फिर मैं दिल्ली गया इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म पढ़ने, कि निकले कि चले हुँ, कुछ तो पढ़ाई होगी। तो वो बहुत अच्छा रहा हमारे लिए, वो ब्रिजिंग रहा मेरे लिए एक जर्नलिज्म में आने का, इंस्टीट्यूट 95 96 बैच से। वहां पे जब तक रहे पत्रकारिता में बहुत मजा आई, बहुत काम किया और सीखा। लेकिन उसके आगे जब फिल्म को समझना शुरू किया तो बार बार मैं स्क्रिप्ट लिखता था और बीच में टूट जाता था। 2 3 महीने बाद अपनी स्क्रिप्ट से बोर हो जाते थे और कई कई लिखी बड़ी, हुँ, वो कभी पूरी नहीं होती थी। तो मुझे समझ में नहीं आता था क्या है। तब तक कहीं करते करते, उस समय तक कोई ऐसा गूगल या इतना इतना स्ट्रांग हुँ, कोई सिस्टम नहीं था कि हम बैठे बैठे दुनिया भर के बारे में कर सके। तब तक जब जब मैं 2007 में अमेरिका आया, तो मुझे, मैं हुँ, आया हुँ, भी था, मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं था कि मैं फिल्में जब देखता था, बाहर की फिल्में देखता था, मतलब हुँ, जरूरी नहीं कि हॉलीवुड की फिल्में मैं बात करूं, कोई भी जो हुँ, दूरदर्शन में भी आती थी बाहर की फिल्में देखता था या जो भी अप्रोच था, उसमें मुझे लगता था कि कुछ बात है कि फिल्मों में कि कोई चीज है जो कि मिस हो रही है, जो मैं नहीं जानता। तो फिर यहाँ के जब करना शुरू किया तो मुझे लगा कि हाँ, एक राइटिंग एक ऐसी चीज है, स्क्रीन प्ले, जो कि हुँ, हुँ, पहली बुनियाद है फिल्म की, और वही हर एक चीज की बुनियाद है। मतलब इवन लाइफ इज स्क्रीन प्ले, कैसे अपनी जिंदगी को चलाना है वो भी आप समेट के आगे पीछे रखते हैं, किस हिसाब से हुँ, कब क्या बात करनी। तो उसके लिए मैंने ढूंढना शुरू किया तो पता चला कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, यहाँ पे यूसीएलए इसको बोलते हैं, लॉस एंजलिस में, हुँ, हुँ, और वहां पर बहुत अच्छा कोर्स है। तो एक एक्सटेंशन कोर्स उनका होता है, ऑनलाइन का भी होता है, तो उसमें कई अच्छा, कोर्सेस है। तो मैंने सोचा कि पढ़ा जाए, तो वहां मैंने आने के बाद पढ़ाई की, और उसके बाद इतनी दिलचस्पी हुई उसमें पढ़ने में। और उसके सिर्फ पढ़ाई एक चीज है, मतलब स्कूलिंग तो एक चीज है, उसके हुँ, बाद आप उसको समेट लेते हैं और आपका कनेक्शन हो जाता है, तो बहुत सी किताबें आप पढ़ते हैं और आपके, तो वो एक एक
एक ट्रेनिंग हो गई दिमाग की। उसके बाद मैं जो भी मैं कुछ भी लिखूं, मतलब ऑब्वियसली मैंने पहली बात तो ये सीखी कि स्टोरी जैसी चीज है, मतलब स्क्रिप्ट पे क्या आ रहा है, मतलब अगर आप देखेंगे तो स्टोरी नहीं होती तो मतलब क्या, अगर स्टोरी सब कुछ होती तो हमारे यहाँ स्टोरीज की कमी नहीं। हिंदुस्तान में जितनी अच्छी प्रेमचंद साहब ने स्टोरीज लिखी हैं या ठीक बात। लेकिन उनकी फिल्में बनती तो आप सुपर, लेकिन वो मैटर नहीं करती हैं। फिल्म एक हुँ, अलग माध्यम है, तो वो स्क्रीन पे पढ़ना पड़ेगा। मेरे को भी पहले हुँ, बहुत गुमान था इस बात का कि मैं हुँ, हुँ, लिख लेता हूँ अच्छा, और बहुत ही अच्छा मैंने ओशो पढ़ा हुआ है या कुछ पढ़ा हुआ है तो उसको लेकर, लेकिन वो बनता नहीं है, वो एक सीखना पड़ेगा, टेक्निक है। तो हुँ, और हुँ, हिंदुस्तान में कभी, जब तक था मैं, अभी तो खैर काफी स्कूल्स हो गए, काफी लोग सीख रहे हैं, सीख के आ रहे हैं, जो फिल्में आ रही है, हुँ, गजब की फिल्में भी बन रही हैं इस समय, मजा आता है देखने में। और तो मैं बस वो एक लालसा थी, वो यूसीएलए में सीखा, और फिर जब उसमें भी बहुत टाइम लगा, 3-4 साल लगा करते करते। हुँ, हुँ, फिर हुँ। एक दिन लगा कि नहीं, मैं कोई भी आप चीज मुझे दे दीजिए, मैं उसको 2 घंटे पूरा कर दूंगा। तो वो आप सीखते हैं, जैसे आप अच्छा, घर अच्छा। बनाना सीखते हैं, जैसे आप हुँ, घर बनाना कोई सीखता होगा या कोई हुँ, इंडस्ट्री में काम करता होगा, तो मैं नहीं बना पाऊंगा जाके, जिसने सीखा वो बोलेगा नहीं, इसको यहाँ पे रखो, हुँ, ये रखो, ये रखो। तो वो है, मैं मानता हूँ उस चीज को है। कुछ लोग नेचुरली भी बहुत ही बढ़िया होते हैं, जिनको जरूरत नहीं होती है, फिर हमारी इंडस्ट्री में हुँ, बहुत से लोग हैं वो बहुत ही अच्छा कर लेते हैं। मैं नहीं था, मुझे सीखने की जरूरत थी, मैंने सीखा, उसके बाद उस फॉर्म को तोड़ने की कोशिश करता हूँ। मतलब आप एक बार सीख लें तो आप उस हुँ। स्ट्रक्चर को या जो चीज, लेकिन आपको लिखते समय बड़ी आसानी होती है उसमें, आपको इनगेट क्या मिस हो रहा है, क्या है, उसके बाद आप एक बार लिख लें आप एक नॉवेल, उसके बाद उसको अडेप्ट करके आप अपनी स्क्रीन पे लिख सकते हैं। लेकिन हाँ, एक बार मुझे लगता है कि सीखना जरूरी है। तो अभी आपको क्या बहुत सारे नौजवान जो दोस्त हैं हमारे वो भी इस शो को देख रहे होंगे और वो एस्पिरिंग स्क्रिप्ट राइटर हैं और वो जानना चाहते होंगे कि भाई कैसे लिखी जाती है या आपने क्या अंतर पाया कि एक कहानी है सिंपल सी और आपने क्या सोचा उसमें या क्या दिखाई देता है आपको कि स्क्रीन पे कैसे लिखते हैं? देखिए, पहली बात तो मैं अभी ऑथराइज नहीं हूँ कि मैं सबको बताऊं कि कैसे लिखूं। हाँ। मेरा अभी हुआ है ये, मैं अपनी फिल्म के बारे में बात कर सकता हूँ, बाकी हुँ, हुँ, बहुत हुँ, से हुँ। लोग, दिग्गज लोग पढ़े हैं, और बहुत इजी भी है आजकल। मैं बस यही कहूंगा, अगर करना है तो मैं खुद बताने की बजाय करूंगा कि आप जाइए, बैठिए, और मैंने घंटों घंटों, सैकड़ों हुँ, घंटे हुँ। अपने हिंदुस्तान में जो लोग फिल्म बनाते हैं, बाहर जो लोग बनाते हैं, मतलब कम से कम नहीं है तो हमने 200-300 फिल्म मेकर्स के बारे में पढ़ा होगा। हुँ, हुँ। मतलब उनको उनको जानने के लिए कि उनका, और बड़ा मजा आता है। मतलब फिल्म का क्या है कि हम क्या बोलते हैं कि वो फिल्में याद रह जाती हैं, और वो फिल्में आप हमेशा देखना चाहते हैं, जिनमें आप कहते हैं ना, एक वर्ड होता है, यूज होता है, मैजिक है, मैजिकल थी ये फिल्म, हुँ, है ना? हुँ, चाहे हुँ। मतलब कोई चीज ऐसी थी जो लाइफ आ गई, जो आपको मजा आता है कि हाँ, चाहे हमारे जमाने में जाने भी दो यारो थी, या हुँ, हुँ। मतलब ये सब देखिए, इमेजिनेशन इसमें ज्यादा है। फिर आप जो भी पिक्चर है, चाहे दुनिया में चाहे सबसे ज्यादा आप एनिमेशन की फिल्में हिट होती हैं, बहुत पैसा कमाती हैं, तो उसमें कोई ऐसी, हुँ, आप नहीं कहेंगे स्पाइडरमैन आपने देखा है ये उड़ रहा होगा, हुँ, लेकिन हुँ। एक इमेजिनेशन है वो। तो आप अ, उनको जब आप पढ़ते हैं लोगों को, तो वो लोग बताते हैं कि उनमें से पहली बात तो काफी लोगों ने पढ़ा भी होता है, काफी स्क्रीन पर पढ़ा होता है। तो मैं यही कहूंगा कि आप एक अपनी पढ़ाई करें, देखें कि क्या क्या चीजें हैं, मतलब सीधे नहीं बैठ जाए। मतलब एक सीधा सा उदाहरण है कि लोग देख कर आते हैं फिल्म, और ऐसा माध्यम है, हर एक आदमी उसमें राय रखता है। हुँ, सबसे बड़ी हुँ। बात है कि हर एक आदमी, मतलब ये नहीं कि आप, मैं पढ़ने के बाद या नहीं भी पढ़ने के बाद, हुँ, हुँ। और मैं 7 साल पहले, 8 साल पहले भी मैं भी दखल देता था, जो कोई, आप हुँ, फिल्म देख के निकलिए 100 करोड़ की, और आप बोल देंगे यार ये नहीं वो किया होता, वो हुँ, नहीं ये हुँ। किया होता, तो बड़ा मजा आता। न तो फ़िल्म और क्रिकेट में ऐसा ही होता है कि अरे उस बॉल को फिल्म, ऐसे खेलना चाहिए। इवन आजकल पॉलिटिक्स में भी हो रहा है। हर हुँ, एक आदमी बता सकता है कौन जीता है। बिल्कुल हाँ, ऐसा कर तो वो फिल्म होता है, लेकिन लेकिन अगर आपने उसको पढ़ा होगा, तो आपको पता चल जाएगा कि सामने वाला जो बोल रहा है वो कहाँ सही है, कहाँ नहीं सही। हुँ, हुँ। मतलब ये नहीं कि तो जब पढ़ने वाले की फिल्म सारी हिट होगी या बहुत ही बढ़िया बन जाएगी, लेकिन हाँ, हुँ, आप हुँ, थोड़ा एज रहता है कि रहेगा। तो मैं यही कहूंगा कि आप अपनी पढ़ाई करें, जबरदस्त पढ़ाई करें, सीखें। मतलब जो उन लोगों ने काम किया और जिनका काम याद रहता है लोगों को, हुँ, वो ऐसी हुँ। फ्लुक में नहीं हो गया है। वो फ्लुक में नहीं है, उसके दैट्स राइट। पीछे एक थियरी है, उसके पीछे उन्होंने कुछ चांसेस लिए हैं, उन्होंने कुछ रिस्क लिए हैं, और तभी जाकर वो चीजें याद रह जाती हैं। अच्छा तो जब आपने अमित जी ये सोचा कि अब फ़िल्म बनानी ही है, जी। तो ये जो बिस्कुट का विषय है, ये कैसे जी। आपके दिमाग में आया? क्या बहुत पहले से आपके दिमाग में था और आपने सोचा कि जब कभी बनाऊँगा तो इसी पर बनाऊँगा? या फिर नए रिसर्च के प्रोसेस में आपने देखा कि आपको लगा कि नहीं अब ये कहानी मुझे मिल गई है, मुझे इसको बनाना है? देखिए, मैं बहुत ही लकी मानता हूँ, सौभाग्यशाली कि मैं हिंदुस्तान में पैदा हूँ, जो कि अ, सबसे बड़ा लोकतंत्र है दुनिया का, और फिर उसके बाद अमेरिका आया, जो कि सबसे पुराना लोकतंत्र है। अमेरिका आने में ये हुआ कि हिंदुस्तान में लोकतंत्र था, तो
उसको महसूस नहीं करते थे। वो था मतलब कि ऐसा अच्छा। कभी मतलब मैंने नहीं किया। हम हो सकता है कि हुँ, बहुत लोगों ने बहुत प्रॉब्लम्स हुई उस समय तक जब तक मैं आया। हुँ, लेकिन यहाँ पे आया तो उसको उसको पूरी दुनिया में उसको बचाए रखने की बड़ी बात होती है। मतलब इवन अमेरिका में बहुत बात होती है। मतलब उसके हुँ, ऊपर हुँ, कोई भी चीज आपके पास अच्छी है घर में ना, कोई सजोने के लिए, तो उसको हुँ, समझना चाहिए। उसको बचाने के लिए बहुत ही प्रयत्न होता है, बहुत ही एफर्ट किए जाते हैं, किताबें लिखी जाती हैं, जो प्रेसिडेंट होते हैं बात करते रहते हैं, फिर दूसरी जगह पे भी कैसे चल रहा है दुनिया में उसकी कंपेरेटिव स्टडी होती है। हुँ, तो हुँ, वाकई इवन होने के बाद स्ट्रांग, बहुत स्ट्रांग डेमोक्रेटिक प्रोसेस है यहाँ का। आपने देखा भी होगा, सभी लोग दुनिया में अपने देश के अलावा अमेरिका को जरूर पढ़ते हैं और जानते भी हैं और बहुत क्लोजली मॉनिटर करते हैं। तो वो रहता है, उसके बारे में बहुत चर्चा होती है। तो मुझे लगा कि यार कितनी बड़ी चीज है। और मेरा ये एक्सपीरियंस कि मैं हिंदुस्तान से पैदा होकर अमेरिका, और ये चीज मुझे थ्रेट करती थी। और फिर हुँ, जो आप और बिस्कुट की फिल्म कहानी की थी, ऑब्वियसली मैं पिछले बहुत साल से सभी लोग देख रहे हैं कि, और मतलब तमाम वर्षों से कि जो हमारे यहाँ जो कास्ट जो ऑपरेशन है हुँ, अमेरिका में, जैसे रेस के लिए ऑपरेशन माना जाता है और हुँ, कास्ट हुँ, ऑपरेशन हमारे यहाँ है, उसका कोई उसका कोई सुझाव तो छोड़िए, वो बहुत ही अलग रूप में जा रहा है। और उसमें इकोनॉमिक पॉलिसीज की बात होती है, अफर्मेटिव एक्शन की बात होती है, रिजर्वेशन की बात होती है, जैसे वहां पर उसमें लोग तैयार रहते हैं कि नहीं भाई सबको इक्वलिटी चाहिए। लेकिन बेसिकली लोग समझते नहीं है कि क्या प्रॉब्लम क्या है उसमें। ठीक है, उसमें वो मैं चाहता था ये सब जो एक तरफ है ना जो बात होती है, लेकिन जो बात नहीं हो रही थी और जो मेरे दिमाग में बहुत ज्यादा हिट कर रही थी, वो था वायलेंस। हुँ, वो था हुँ, वायलेंस, ये इतना जो डिफरेंस है, मैं इकोनॉमिक डिफरेंस और एजुकेशनल डिफरेंस और जो सोसाइटी में जो ऑपरेशन है डिफरेंस है कास्ट को लेकर, उसके अलावा मुझे जो वायलेंस पिछले कई सालों में बहुत हुआ कि पकड़ के मार रहे हैं उनको, तो ये हुँ, जो हुँ, ये जो इनइक्वालिटी थी, ना सिर्फ इकोनॉमिक और सोशल उसमें बनी स्टेटा में, बल्कि ये वायलेंस में बहुत बढ़ गई कि अब आप कोई अपर कास्ट वाला है तो इतना मार सकता है। इधर खबर मतलब आप 10 में से 9 खबर यही सुनेंगे कि मर पीटे जा रहे हैं, मर रहे हैं, बलात्कार हो रहा है, उनके घर में कुछ भी हो रहा है। उसका वो जवाब ही नहीं था, क्योंकि आपने इतना कमजोर बना दिया है। इतने हुँ, हुँ, 100 सालों में इतना कमजोर हो गए कि आप सिर्फ उनको इकोनॉमिक और वो नहीं, सीधे ही मारने की बात करते हैं। तो मुझे लगता था कि ये तभी होगा अगर डेमोक्रेसी है, तो उसमें कैसे ये ऊपर तक पहुंच पाए। ये लड़ नहीं सकते, पैसा नहीं है, वैसे नहीं कर सकते, तो क्या ऐसी चीज है हुँ, हुँ, जो एक कमरे में बंद, अगर ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो तो कैसे जीता जा सकता है लोगों को। और फिर पिछले दिनों कई रिपोर्ट्स भी आई थी, लगातार आ रही है पिछले 7 8 10 सालों में, मतलब हम बहुत ऊंचे नहीं है। हंगर की प्रॉब्लम और माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम बहुत दिनों से है हिंदुस्तान में, तो वो सब चीजें चलती रहती थी, तो उसका। और फिर प्लस मैंने जो अम, मैं दुनिया में लकी रहा हूँ कि आप जर्नलिज्म रहते हुए आप वॉर कवर कर लें, इराक का, उसके बाद अफगानिस्तान हुआ है या और भी जगह हो जाए, तो वहां पे आप जब जाते हैं, तो जैसे मैं इराक गया तो मुझे जो इनइक्वालिटीज और वहां पे जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं, हुँ, उसमें हुँ, मुझे लगता था ये मेजोरिटी माइनॉरिटी की प्रॉब्लम्स बहुत चलती रहती है, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है। तो मुझे मुझे लगा कि ये बाद में आप देखें तो लगातार पिछले 7 8 10 सालों में, चाहे आप मिडल ईस्ट में ले लें, वो ले लें, तो आप अल्टीमेटली एक जो जो सिविल सोसाइटी है वो एक हद तक चीजों को बर्दाश्त करती है, फिर वो रिवोल्यूशन में कन्वर्ट हो जाती है, फिर वो सड़क पे जाता है, स्ट्रीट रेवोल्यूशन हो जाता है। उसके अलावा कोई चारा नहीं बचता, क्योंकि आपने बंद कर दिया है सारे का तरीक। तो मैं मुझे लगता था कि अगर डेमोक्रेसी है हमारे देश में, तो क्या ऐसी चीज है जो कि ये चीजें चलती रहती थी। ऐसा नहीं था कि ये स्टोरी कोई मेरे दिमाग में आ गई थी, लेकिन हल्का सा था कहीं ना कहीं। मैं 2017 18 में लगभग ये सोच रहा था, तो मैंने 18 में ये कहानी हल्की सी मेरे दिमाग में आई थी। उसके बाद फिर उसी उसी साल मुझे मौका मिला, एक मैंने और स्टोरी लिखी थी, आदि करके नाम से। तो वो एक सिंगापुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है, साउथ एशिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल सिंगापुर में होता है, उसमें वो स्क्रिप्ट सेलेक्ट हुई थी। तो उसमें मुझे पिच करनी थी इंटरनेशनल प्रोड्यूसर्स पे। तो उसपे मैं अपने एक फ्रेंड है मेरे यहाँ पे रहते हैं डिट्रॉइट में, संदीप शांत, जो कि बहुत हुँ, दिनों हुँ, से, मतलब हम लोग 10 15 साल से मित्र हैं, वो बड़े हैं हमसे, बहुत बड़े भाई की तरह। तो हुँ, वो हुँ, यहाँ पे रहते, उनको मैं लेके जा रहा था। वो बहुत दिनों से कह रहे थे कि यार फिल्म करो, बनाओ तुम, मैं मैं करना चाहता हूँ। मैंने कहा चलिए पहले आपको दिखा लेता हूँ, बहुत रिस्की बिजनेस है। वहां बुलाया गया, हुँ, वहां बहुत इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स आएंगे, उनका उनको देखते हैं, उनका फिल्म मेकर्स आएंगे, प्रोड्यूसर्स आएंगे, तो आप मिलेगा। तो उनको मैंने ये हल्की सी कहानी फिर सुनाई एक एयरपोर्ट पे, शिकागो एयरपोर्ट पे। तो वो हुँ, कितनी थी, मतलब ये कुल मिला के 14 पेज की स्क्रिप्ट थी। तो वो मैंने हुँ, एक फ्लाइट दूसरी करने के दौरान मैंने कॉफी पीते हुए उनको सुनाई। उन्होंने कहा बहुत जबरदस्त, तुम करो, मैं इसको बनाऊंगा। और बिल्कुल ऐसे ही मैंने सीन उनको गाँव वाँव वो करके हुँ, 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 बना दिया था, ऐसा होता है मतलब, बहुत स्क्रैच लेवल पे। फिर बस वहीं से बात बन गई। फिर वो भी इतने एक्साइटेड थे कि वो अगले महीने जब वो हम लोग सिंगापुर से वापस आए, वहां मिलकर आए लोगों से, देखा कि कितना खतरनाक बिजनेस है ये फिल्म में घुसना। लेकिन वो भी हुँ, बहुत ही पैशनेट आदमी है और भरोसा करते हैं। वो फिर अगले महीने वो बलरामपुर के अपने गांव गए और उन्होंने अच्छा, वीडियो ये बनाया कि देखिए ये जो है,
यहाँ पे ये है, और ये जैसा तुम घर बता रहे थे, जैसा गाँव है, मैंने कहा, हम्म। हमने तो सोचा नहीं कि अभी कैसे शूटिंग, मैंने इतनी तेज तो मैंने, कह रहे नहीं यही होगी, मैंने कहा मेरी इच्छा तो थी लेकिन पैसा बहुत लगेगा। बलरामपुर में सबको बुला के लाना, पूरा क्रू जो है, बोले नहीं चिंता मत करो। तो फिर वो बहुत ही मेरे लिए, संदीप शान का बहुत ही सपोर्ट रहा, प्रोड्यूसर का मैं, तो मैं फिर वो बात फिर ये बन गई फिल्म। आशीष, इस समय हमारे साथ एनडीएफएफ के फाउंडर श्री आशीष कुमार सिंह जी जी। भी मौजूद हैं। तो कुछ सवाल उनके भी हैं और मैं चाहता हूं कि वो इस चर्चा को ज्वाइन करें। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आशीष। अखिलेश जी। अमीश भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आशीष। आपकी फिल्म बिस्कुट जो है वो बहुत तारीफ बटोर रही है जगह जगह, देश और विदेश में भी, हम जैसा कि खबरों में पढ़ रहे हैं। और आपने जिस जिस प्रोफेशनल तरीके से बनाया है, आज की तारीख में जब टेक्नोलॉजी बहुत सस्ती हो गई है, और मेरे ख्याल से जिसके भी हाथ में मोबाइल है वो अपने आप में फिल्म मेकर हो गया है। जी। तो ऐसे टाइम में मुझे लगता है सिनेमा के लिए जितना गोल्डन टाइम है, उसके साथ ही ये सबसे ज्यादा चैलेंजिंग टाइम भी है। जी। क्योंकि ऐसे में फिर वो जो आर्ट फॉर्म है, वो जो सिनेमा आर्ट फॉर्म है, उसको उसके बेसिक्स के और उसके जो ग्रामर है, उसको उस पे उसको इग्नोर करने के खतरे बढ़ जाते हैं। तो आप चूंकि आप एक ऑडियो विजुअल मीडियम में काम करते रहे हैं 2 दशक से ज्यादा समय से, आप एक जर्नलिस्ट रहे हैं, ब्रॉडकास्ट जर्नलिस्ट रहे हैं, आपने फिल्म मेकिंग की तरफ आपका झुकाव हुआ, आपने इतनी स्टडी की। तो जब आपका ट्रांजिशन हुआ, फिल्मों के प्रति दिलचस्पी बढ़ी और फिल्मों को क्रिएट करने के लिए आपके अंदर एक चाहत पैदा हुई, तो उस ट्रांजिशन के समय आपने अपने आप को कैसे कन्वर्ट किया? किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा एक फिल्म मेकर के तौर पे अपने आप को इवॉल्व करने के लिए? आपने क्या अनलर्न किया, क्या लर्न किया, क्या गेन किया, क्या सेल्फ ट्रेनिंग कैसे की? आशीष, थैंक्स पहली बात यहाँ बुलाने के लिए, और सवाल बहुत ही अच्छा है, मैं लगातार इसके बारे में सोच रहा हूँ। पहली बात तो जो आपने कही अनलर्न करने की बात, तो मैं जर्नलिज्म में था और बहुत इंजॉय कर रहा था। मतलब मैंने काफी दुनिया घूमी है, और वॉर से लेकर कारगिल वॉर तक, इराक वॉर से लेकर काफी कवर किया, ठीक में रहा हूँ, और बहुत ही अच्छे मुझे किस्मत से मौके मिले हैं। लेकिन न्यूज में फिर बाकी जैसे धीमे धीमे बढ़ता गया, मैंने जब से शुरू किया था एनालिसिस के बाद से, एक चैलेंज शुरू हो गया कि ऑडियंस को, कंपटीशन शुरू हो गया कि ऑडियंस को बिठा के रखना है, और अब बैठे रहिए, अब जाइएगा नहीं, चाहे वो ब्रेक के माध्यम से हो, चाहे आपको लिखने के माध्यम से हो, चाहे आप टिकट लगा रहे हैं, वो इतना क्रेजी हो कि आप बैठे रहें। एक तो जब फिल्में देखी जब बाहर की, तो उसमें ऐसी कोई हड़बड़ी नहीं थी। फिल्मों में रहता है कि आप जाइए, और एक अच्छी बढ़िया फिल्में है तो आपको एक तो वो अनलर्न करना पड़ा कि मुझे उस छटपटाहट से कि हम लोग ऑडियंस को बैठा के रखना है। हाँ, दिखाना है, मतलब डोंट टेक मी रॉन्ग, कि मैं ये नहीं चाहता कि आदमी उठ के चला जाए, और मैं उसमें बिल्कुल विश्वास नहीं रखता। मैं कमर्शियल सिनेमा का बहुत ही बड़ा प्रशंसक हूँ, और बड़ी तारीफ करता हूँ जो लोग हंसाते हैं, बुलाते हैं, बैठाते हैं सिनेमा हॉल में। तो बैठाना एक पहली बात है। दूसरी बात जो, तो उसके लिए मुझे स्क्रीन प्ले में पढ़ाई करनी पड़ी, जैसा कि मैंने अखिलेश जी को बताया। लेकिन टेक्निकलिटी इसके बारे में मैं थोड़ा जो 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 चेंज हुआ है, और जो सबके हाथ में कैमरा आ गया है, उससे हर आदमी बना रहा था, और लोग मुझसे भी कह रहे थे, लेकिन मैंने कभी बनाया नहीं। मेरा जो सिनेमा से जो प्यार आप कहेंगे था, वो सिनेमा हॉल तक का था, क्योंकि हम लोग के जमाने, उस समय तक इतना ये नेटफ्लिक्स आपके टीवी पे नहीं आ गया था, या प्राइम, या इतनी सहूलतें नहीं थी। तो हम जो सिनेमा हॉल में जाते थे, तो जो वहाँ मजा आता था, जो फील था, वो पढ़ने के बाद, जो वो देखने के बाद, जो मैं उसी को रिफ्लेक्ट, वही फिल्म करना चाहता था, तो कि वहां पे मैं करूं। तो इसलिए मैंने बहुत लोगों से, मतलब आप कह सकते हैं कि क्रिटिसिज्म भी हुआ है, और लोगों, मतलब जिनको बात करता हूँ इंडिविजुअल क्रिटिसिज्म क्या, कि ये ठीक ठाक बजट की फिल्म है, मतलब इसको मैं बिल्कुल नहीं, इसमें आई हैव नो शेम टू से कि मैंने ऐसा नहीं कि ये पैशन नहीं था, ये प्रोफेशनल वर्क था, मैं उसको डिफरेंट करता हूँ। मतलब ऐसा नहीं था कि मेरे को एक आवाज फिल्म एक बनानी है और बिल्कुल मेरे को बात कहनी है तो मैं चला गया। मैंने आराम से उसके लिए वेट किया है, बहुत इंतजार किया है, तो सब कुछ सही हो गई है, और सबका साथ मिला है ठीक ठाक। मतलब हर एक जो प्रोसेस होता है फिल्म मेकिंग का, उसमें मैंने पूरा टेक्निकलिटी कहीं कोई छोड़ा नहीं है उसमें, कोई भी, चाहे आप सिनेमेटोग्राफर से लेकर, चाहे एक्टिंग के ऑडिशन से लेकर, जो एक्टर्स थे, या मैं ऑफकोर्स, अब मैंने देखे ही थे बहुत लोगों के, वो सारा प्रोसेस हमने फॉलो किया है। तो आप जैसे देख सकते हैं, ये एक गांव में जाकर भी शूट कर रहे हैं, तो उसमें बहुत बड़ी यूनिट नहीं थी, बहुत बड़ा बजट नहीं था, लेकिन ये कम भी नहीं था। मतलब मैं कभी, बहुत लोग शॉर्ट फिल्म बनाते हैं और कहते हैं कि अरे यार मैंने इतने में बना दी, और मेरी सुनने के बाद बजट, लोग बोलते हैं कि अरे इतना पैसा, बहुत दिनों का पहले, अरे मैं इतने में बना देता, मैं भी बना सकता था, लेकिन ये मेरी चॉइस थी कि नहीं बनाना, और वो चॉइस आज ठीक लग रही, क्योंकि जो चीजें मैं कन्वे करना चाहता था, उसमें सिर्फ एक स्क्रीन प्ले, तो एक बेसिक मैंने बताया हो गया, लेकिन
टेक्निकलिटीज भी वो चीज होती हैं। अगर आप बैठ के देख रहे हैं और आपको जो गांव का साउंड सुनाई दे रहा है सही, मतलब ना सिर्फ वो ढोलक का साउंड जो अभी बज रहा था या लोगों के मरमरिंग का साउंड, बीच में बैठे लोग दूर बात कर रहे हैं, तो वो जो क्लैरिटी है वो हर एक चीज में मैंने स्टडी की थी, वो नहीं आएगी। मतलब करते हैं लोग, मैं किसी को मना नहीं कर रहा हूँ कि ये चीजें एग्जिस्ट नहीं करती हैं। ऑब्वियसली मैं दूसरी तीसरी फिल्म बना सकता हूँ वैसे, लेकिन मैंने किया था। इसके पहले फिर मैंने हेलन होप भी शूट की थी, वो मैंने डीएसएलआर में पूरी फिल्म जो है खुद ही शूट भी की थी। मैं जर्मनी गया था उसको लेकर, मैंने 10 दिन खुद ही शूट किया था वो सारी चीजें। तो उतनी ना लाइट्स लेके गया था नहीं, कि वो अलग तरीके का काम था। तो वहां पर मैंने वहां पे बहुत ज्यादा लोग नहीं जा सकते थे और बहुत दिन का काम था, तो मैंने, लेकिन यहाँ पर जब एक पॉसिबिलिटी थी तो मैंने कहा नहीं। और यही बात मैंने पोस्ट प्रोडक्शन में भी की। मतलब मैं खुद एक एडिटर हूँ, मतलब मैं एडिटिंग करता हूँ और मैं ठीक ठाक, मुझे मजा आता है एडिटिंग करने में, बहुत अच्छा। तो मैंने सब कुछ करने के बाद भी मैं गया और असीम सिन्हा जी, जो कि शाम बनेगा साहब की फिल्में सारी एडिट करते हैं, जुबैदा है या जो भी उनकी फिल्म है, उनसे मैंने रिक्वेस्ट की कि आप देखें। नहीं, उन्होंने देखा, नहीं बहुत बढ़िया आपने कराया और बहुत ही सज्जन इंसान है। फिर उन्होंने बैठा, वो बैठे और उन्होंने इतने खूबसूरती से उसको जो आपको लगता है कि ये मजा आ रहा है, तो वो शायद हम एक पैशनेट काम करते हैं और अपने आप को निकाल देते हैं, तो मुझे हर बात समझानी पड़ती है। लेकिन ये गजब हुआ कि मैं तो, वो वही चीज होती है जो दिखती नहीं है आपको कि हाँ इसमें एडिटिंग है, तो वो असीम सिन्हा जी का काम है। आपको साउंड इतना गजब आता है, वो सुभाष साहू जी का काम है। सुभाष साहू साहब विशाल भारद्वाज जी के साथ काम करते रहे और उनकी कई फिल्मों में उन्होंने दिया है। और सिनेमाटोग्राफर हमारे नीरज तिवारी रहे। नीरज तिवारी हमारे साथ अफगानिस्तान भी गए थे, जब तालिबान छोड़कर गया तो हम लोग गए थे वहां पे कवरेज करने 15 दिन के लिए, और नीरज तिवारी ने गजब काम वहां पे किया था, मुझे सबसे याद था। तो वो और भी, तो उसके बाद वो बॉम्बे शिफ्ट हो गए और ये रेड कैमरा था। और मैंने कैमरा भी कोई डीएसएलआर, बहुत लोग कर रहे थे कि शॉर्ट फिल्म के लिए क्यों करोगे थे, लेकिन मैंने रेड एपिक पे किया। मैंने कहा नहीं, देखना है कि क्या मैं कर सकता हूँ कि नहीं। मुझे वो नहीं करना था यार, पहली फिल्म में ठीक है, कोई कहता कि मुझे पहली फिल्म में ही एक साथ में बीच में और फिल्मों के साथ बैठना था। मुझे ये नहीं यार पहली फिल्म में देख लो प्लीज यार, ठीक है कि नहीं। तो एक कंपटीशन के तौर पे रहना था। कंपटीशन में मैं बिलीव नहीं करता, लेकिन मतलब कंपटीशन इन द सेंस कि हम इसलिए नहीं आप मुझे बाहर करें, इसकी पहली फिल्म में अगली फिल्म देखते हैं क्या करता है। मैं पहली फिल्म से क्वालिटी के मामले में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते थे। कोई नहीं, मतलब वो स्क्रीन प्ले से लेकर एक्टिंग से लेकर कुछ भी। अखिलेश जी को कई प्रयोग भी किए उसमें। अखिलेश जी को देने के पहले मैं एक छोटी सी बात और जानना चाहूंगा। आपने प्रोडक्शन के और प्रोसेस के कुछ हमें पॉइंट शेयर किए। मैं थोड़ा सा रिवाइंड करना चाहता हूँ और इस नज़रिए से सवाल पूछ रहा हूँ कि जो अपकमिंग फिल्म मेकर्स हैं या जो लोग एस्पायरिंग फिल्म मेकर्स हैं, उनके लिहाज से या इंडिपेंडेंट सिनेमा को लेकर जो स्ट्रगल होता है, जब स्टोरी आपके दिमाग में आई और उसको आपने लिखा, उसके एक स्क्रीन पे लिखा, तो वहां से जो आपकी जर्नी रही, ये कारवां कैसे बना वहां से लेके आप लोकेशन तक पहुंच के शूट कर रहे हैं। 2 फ्रेम में अगर हम देखें तो एक अमीश श्रीवास्तव स्क्रिप्ट को, स्क्रीन प्ले को अपने दिमाग में जो कहानी आई है उसको उतार रहे हैं, और दूसरे फ्रेम में हम देखते हैं कि वो लखनऊ के पास, बलरामपुर के पास एक गांव में शूट कर रहे हैं। तो उसके बीच की जो कारवां आपने बताया कि 30 लोग क्या हम वो लेके पहुंचे वहां पे, तो शॉर्ट में आप अगर जरा सा बताएं कि किस तरह से वो शुरुआत हुई। देखिए, एक तो पहले में मेरा कोई बहुत बड़ा एक्सपीरियंस तो था नहीं इसमें कि मैं ऐसे फिल्म, तो ये सब चीज नहीं थी हम लोग के लिए। पर ये होता है कि जिंदगी में आप जिनके साथ काम करते रहते हैं, उनमें से बहुत से लोग हीरा होते हैं, वो आपको काम आते मिल जाए। तो मैं आपको बिल्कुल नाम लेना चाहूंगा। जो प्रोसेस स्टार्ट हुआ वो हमारे सुरेश मैथ्यू एक हमारे काम करते थे हमारे साथ सहारा में बहुत पहले 2003 में। तो वो बाद में वो बॉम्बे गए, तो वहां पर थे। तो और उनपे मैं बहुत बहुत विश्वास करता हूँ। उनके जो जजमेंट है, विजुअल जजमेंट है, बहुत ही बड़े, बहुत ही अच्छा है। और वो बहुत ही कूल इंसान है, मेरे से बहुत ज्यादा कूल है, शांत है। तो मैंने उनसे पहले राय ली। मैंने स्क्रिप्ट भी उनको पहले ही सुनाता हूँ कई बार, तो उनको सुनाई। उन्होंने वो कोई बहुत बड़ा रिएक्शन नहीं दे दिया और गजब है यार, बहुत बेकार है, मतलब हाँ यार ठीक है कर ले थोड़ी। तो वो मैं करते करते मैंने कहा बनाए, मैंने कहा हाँ बना लो। तो मैंने कहा तभी बनाऊंगा जब आप साथ चलोगे बलरामपुर, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर। तो वो उनको तैयार करने में ज्यादा टाइम लग गया ज्यादा ना। तो वो तैयार हो गए, चलो समय छुट्टी लेके चलता हूँ। तो उसके बाद से फिर वहां थे, फिर वो जानते थे। फिर उन्होंने मैंने कहा कि कैसे वो टास्क किसको करोगे, हम लोग वैसे ही दिमाग लगाते रहे। मैंने कहा नहीं, ऑडिशन करते हैं। तो उसके बाद मैंने सेक्रेट गेम्स के थे, उनको मैंने किया आर्ट डायरेक्टर के लिए शिवम गुप्ता को। तो शिवम गुप्ता आए, फिर उन ऑडिशंस लगाए। और बाकी एक्टर्स के तो जैसे चितरंजन त्रिपाठी थे नवरत्न सिंह के लिए, उनका मेरे पास दिमाग में सेक्रेट गेम्स में मैंने देखा हुआ था। तो उनका एक बॉडी लैंग्वेज था, मुझे बहुत पसंद था, और नॉर्मल टोन उनका बहुत पसंद था। प्लस चेतन शर्मा को मैंने आपको देखी में देखा हुआ था, और मुझे लगा कि वो तब तक बड़े हो जाएंगे। लेकिन मुझे ये भूरा के रोल के लिए कोई ऐसे ही चाहिए था
तो भूरा गरुड़ के लिए जो अमरजीत मिले वो ऑडिशंस में मिले, तो उसमें मुझे 10-15 ऑडिशन मैंने किए, जिसमें कि और बड़े एक्टर्स ने भी काफी किए थे, लेकिन मुझे अमरजीत बहुत पसंद आए, उनका जो एक टोन था, और वो है भी उसी रीजन के, तो मैंने कहा इनकी लैंग्वेज भी अच्छी रहेगी, तो वो हुआ। फिर उसके बाद बस उसके बाद फिर नीरज तिवारी से बात हुई, उन्होंने सारा इक्विपमेंट और सब चीज संभाल लिया। फिर अपने प्रोड्यूसर साहब को मैंने बताया कि बजट लगभग ऐसा होगा, तो मैंने कहा ठीक है। फिर बहुत मुश्किल काम था, आपको बताऊं कि मतलब आपने अच्छा सवाल किया है, क्योंकि ये सोचना कि आप सोचिए कि 10-12 लोग की यूनिट को बॉम्बे से फ्लाई करके लखनऊ, लखनऊ से 5 घंटे आप बलरामपुर में पहले हम लोग पहुंच गए, तो 2-3 लोग एक होटल में रुके, वहां पे उतने कमरे नहीं थे कि और लोग हैं, फिर दूसरा होटल हमें मिला, फिर वहां से हर रोज 1.5 से 2 घंटे करीब गाँव के उसमें जाते थे, पूरा यूनिट 30 लोगों का लेकर हम गाँव में, क्योंकि वो गाँव ऐसा मिला मिट्टी के घर थे जहाँ पे ये चीजें थी, और वहां पर एक हवेली भी थी जो जहाँ पे लोग रह रहे थे, वो सारी चीजें कंबाइन में मिल गई हमें, जो हमें दिमाग में इमेजिनेशन में थी। 1-2 किलोमीटर के अंदर बेकरी नहीं मिल रही थी वहां पर, तो फिर एक बार जब वहां पहुंच गए और लोगों को मजा आ गया, तो कि हाँ हम एक बार छोड़कर बॉम्बे पहुंच गए वहां पर, तो और हम लोग यहाँ से पहुंचे, मतलब मैं यहाँ से पहुंचा था अमेरिका से, तो वो बहुत ही मतलब सीखने वाला एक ट्रिप रहा। तो बाकी तो एक्टर्स आ जाते हैं, वो आ जाते हैं, फिर बाकी हम लोग को जो मजेदार बात है उसमें, तो हम फिल्म में लिखा तो था, उसमें एक्टर्स तो बहुत छोटे छोटे बहुत इस्तेमाल होते हैं, लेकिन इतने तो हम बॉम्बे से नहीं ला सकते थे, मतलब हम बजट था लेकिन इतना ज्यादा नहीं था, तो हमने फिर वही एक्सपेरिमेंट किया जो न्यू रियलिज्म सिनेमा में होता है, कि जो लोग उस पेन से गुजर रहे हैं उन्हीं को आप रख दें। तो जो 3-4 दिन पहले प्री प्रोडक्शन के गए थे हम लोग, तो उसके पहले हम और कैमरामैन और 1-2 एक्टर्स उनके साथ घूमते रहे, और जरा जरा जो ब्लॉकिंग होती है, फ्रेम ब्लॉकिंग होती है, वो हमने की। उस दौरान मतलब वो गांव भी इतना सपोर्टिव था, वो सूरत सिंह डी गांव जो था, इतने लोग भले थे वहां पर कि वो तैयार हो गए, मतलब गांव वाले भी। मैंने कहा दो यहाँ से बोलना, हाँ ठीक है। फिर मैंने उनको कोई डायलॉग वगैरह वैसे नहीं, आप देख सकते हैं कि जो मेरा बहुत ही फेवरेट एक मोमेंट है जिसमें भूरा जाके बैठता है एक दूसरे गांव वाला जिससे बातचीत कर रहा है, अब उस आदमी को आप देखेंगे उसमें उसको क्या बता सकते हैं, वो डायलॉग नहीं बता सकते, तो मैंने कहा उसके आप जाके बैठो, बहुत टाइम उस पर लगाया हम लोगों ने, अब उसकी मेकिंग भी मैंने भेजी, तो वो वहां पर बैठ के बस उनसे बात कर रहा था एक डॉक्यूमेंट्री स्टाइल, और हमने एक फ्रेम बना दिया उसके घर का, और वो जो बात आई मैंने लगा दिया कि हमको हाँ गेहूं मिल रहा है, चावल मिल रहा है, वो एज इट इज। वो इतना बढ़िया आया है कि उसका मैं समझ नहीं सकता कि मैं कोई एक्टर लाके कर सकता था या नहीं कर सकता। तो उसमें मतलब फिल्म में 3 लोग तो हम लेकर आए थे बॉम्बे से एक्टर से, जो स्ट्रक्चर पैदा कर रहे थे, लेकिन जो फील है, जो माहौल है, वो गांव के साथ साथ उन जो गांव वालों ने दिया है, मतलब वो मुझे मिल नहीं सकता था। तो वो सिर्फ एक किस्मत की भी बात होती है कि जो भी थे, जो लोग भी वहां पे मिले, उनके साथ टाइम जाता है लेकिन मजा बहुत आता है उसमें, ये सीखते थे। अखिलेश जी। तो सर ये कुल मिलाकर ये है कि जो कहते हैं ना कि थोड़ा पापड़ बेलना पड़ता है फिल्मों को बनाने में, तो उस दौर से, उस अनुभव से आप भी गुजरे हैं। एक चीज फिल्म को देखते हुए महसूस होता है बड़े गहराई से कि कुछ लंबे लंबे सिंगल शॉट आपने लिए हैं, ऐसा लगता है कि कुछ देर तक उसकी आजमाइश हो रही है, जैसे वो भूरा जो है वो बिस्कुट खा रहा है और एक लंबे टाइम तक उसको दिखाने की कोशिश की जाती है। इसके पीछे कोई एक आपके जहन में कोई एक मकसद था या कोई आपका एटीट्यूड ऐसा था इसको लेकर? वो वही मैं जो कह रहा हूँ कि जो पढ़ाई की, तो उसमें पढ़ाई में सब चीज आप पढ़ते हैं ना, तो उसमें जो ये मुझे जो या फिल्म में देखिए, पढ़ाई का मतलब ये भी होता है कि आप जो फिल्म देखते हैं और जिनसे इंस्पायर होते हैं, जिन फिल्म मेकर्स के काम से आप इंस्पायर होते हैं, वो भी उसमें मौजूद होता है। तो ऑब्वियसली मतलब जैसे सत्यजीत रे की पाथेर पांचाली दुनिया की बेहतरीन फिल्मों में मुझे नहीं लगता कि उसके आसपास फिल्म होंगी भी, मतलब है ऑब्वियसली, ये नहीं कि नहीं है, लेकिन हाँ आप 12 मेरे पीछे लगा हुआ माजिद मजीदी साहब का पोस्टर है, या अंद्रे तारकोस्की हैं जो कि वो ऐसे टेक्स लेते थे, तो वो पढ़ाई कर रहा था और मुझे मजा आता था। मतलब मैं ये सब फिल्में कई बार देख लेता हूँ, मतलब उसको पढ़ते पढ़ते एक चीज आई दिमाग में कि ये समझ में नहीं आता कि क्यों लंबे लेते हैं, लेकिन मैं उन सिनेमा को बहुत देखता था और कई बार देखता हूँ, एडिक्ट की तरह देखता हूँ। मतलब अंद्रे तारकोस्की जो रशियन सिनेमा फिल्म मेकर थे 60s में शायद, उन्होंने बहुत 7 फिल्में सिर्फ बनाई थी, और उसमें आंद्रे रूबलेव या सोलरिस और मिरर, मदर, बहुत ही बढ़िया फिल्में थी वो, एक माँ के ऊपर सॉरी मिरर बनाई। उनके बारे में मैं पढ़ना चाह रहा था कि वो क्यों ऐसा करते, क्या उनमें बात है, वो अलग तरीके के कलर कॉम्बिनेशन करते थे और वो करते थे, तो समझ में नहीं आती थी। मतलब ऑनेस्टली मैंने आंद्रे रूबलेव 3-3.5 घंटे की पिक्चर मैंने कई बार देखी, वो समझ में नहीं आती क्योंकि कॉन्टेक्स्ट भी नहीं समझ में आता रशिया का, लेकिन उसके बारे में आप पढ़े थोड़ा बहुत तो खैर
लेकिन उसके बारे में एक एक क्रिटिक है वर्ड में, जिनकी डेथ हो गई 3 साल पहले, रॉजर इबर्ट, उन्होंने लिखा, वो बहुत ही दुनिया के लॉस एंजलिस टाइम्स के वो थे, उन्होंने लिखा कि आंद्रे जो है अपनी फिल्मों में जो लंबे टेक्स लेते हैं वो आपको एंटरटेन करने के लिए नहीं लेते, आपको एब्जॉर्ब करने के लिए लेते हैं, आपको उससे कनेक्ट करने के लिए। तो वो बात मुझे समझ में आ गई कि यार एब्जॉर्ब करना है। तो मैंने, मेरा कोई, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पहली फिल्म में मैं कोई वो कर, मतलब मैंने कहा था कि जब आप पढ़ते हैं कोई चीज, आपको एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं। मैंने भी सोचा था यार पहला मौका है, कर लो जो एक्सपेरिमेंट दिमाग में, ठीक होंगे नहीं होंगे, नहीं होंगे तो फिर देखा जाएगा। तो मैंने वो एक्सपेरिमेंट किए। तो अब अगर आपने पूछा है तो जैसे वो पहले वाला सीन है, जो पहला वाला सीन है जो वायलेंस का, जी पढ़ने का, वो फिल्म में करीब 1.5 से 2 मिनट में खत्म हो जाता है, 2 मिनट में आ जाता है, बहुत जल्दी, मतलब मैंने कोई क्रमवार नहीं किया है। उसके बाद वो लगातार बिना किसी मूवमेंट के, बिना किसी डायलॉग के 4 मिनट तक वो भूरा पे कैमरा रहता है, चाहे वो बिस्कुट खा रहा है, चाहे जा रहा है अपने घर में। तो एक टाइम लैप्स है। तो आंद्रे तार्कोव्स्की ने एक किताब लिखी थी, स्कल्पटिंग इन टाइम, बहुत ही बढ़िया किताब है, उसको 60s में उनके मरने के बाद शायद पब्लिश हुई थी। वो वही बताते हैं स्कल्पटिंग इन टाइम, की टाइम में आप रखते हो चीजों को तो कैसे ऑडियंस एक बार उसमें चला जाता है, मतलब एक और आपके कैरेक्टर में चला जाता है। तो एक तो ये बात थी, एक उसने लिया है। दूसरा ये कि मेरा मेरा थोड़ा मैं जो फिल्में पसंद करता हूँ और जो अपनी जो समझ बनी है पढ़ के, वो उसमें मेरा, जैसे मैंने कहा, जो अनलर्न करना पड़ेगा न्यूज से डिफरेंट, कि मुझे कोई हड़बड़ी नहीं है प्लॉट पे पहुंचने की, क्लाइमेक्स में पहुंचने की। कई लोगों ने कहा भी कि अरे हम तो भूल ही गए थे कि जो है किसको रिवेंज लेना है, ये क्या चल रहा है, मतलब समझ में नहीं आ रहा, वो तो बिस्कुट बनाने में बांट रहा है, तो होगा क्या। तो मैंने कहा बिल्कुल सही, मैं यही कहना भी चाहता था। मतलब मैं एक भी शॉट ऐसा नहीं लिया जिसमें लगे कि वो कोई रिवेंज ले रहा है। ये तो आपने समझा कि वो उसको लेना है, कुछ तो होगा फिल्म में, लेकिन मैंने कोई सजेस्ट नहीं किया। वो मार खाने के बाद उठा, बिस्कुट खाया, चला गया, बिस्कुट लग गया। तो मैं कोई हड़बड़ी, मेरा 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 ज्यादा वो रहता है डिटेल्स में, जो आपके सामने जो छोटी छोटी स्टोरीज चल रही हैं, बहुत सी स्टोरीज डेवलप हो रही हैं, कैरेक्टर डेवलपमेंट में रहता है मेरा, कि हर एक कैरेक्टर को डेवलप किया जाए उतना टाइम देके। जैसे मैंने अपने एंटेगनिस्ट को भी किया है, नवरत्न सिंह को दिखाया कि वो एक तरफ में क्रूअल है, दूसरी तरफ वो वोट लेने के लिए कितना इमोशनल हो जाता है बच्चे को, या मतलब वो फनी भी है और उसके अंदर डेप्थ है। उसी तरह भूरा भी है, मतलब वो सोचे उसी तरह चेतन, मतलब तीनों कैरेक्टर्स या। और तो मैं यही दो चीज पे विश्वास करता हूँ कि भागना नहीं है, प्लॉट के पीछे भागना नहीं है, छोटी छोटी स्टोरीज है कैरेक्टर डेवलपमेंट में। इसलिए मैं वो प्रयोग करता गया। हर जगह आपको देखेंगे तो कई जगह लोगों ने बोला भी कि हर बार एक सोने का शॉट आ जा रहा है, कुछ है नहीं अंधेरे में, या वो चल रहा है या बैठा है या चक्री चला रहा है 3-4 बार, मतलब उसको शॉर्ट करके। इस कारण मेरी कई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में फिल्म जा भी नहीं पाई, क्योंकि उसका ड्यूरेशन भी 20 मिनट है। हिंदुस्तान में भी बहुत से हैं जो कि 20 मिनट लिखते हैं शॉर्ट फिल्म, और मेरी थोड़ी लंबी है। तो बहुत लोगों ने कहा कि इतनी छोटी फिल्म यार कौन देखेगा। वो 2 साल मेरे पास पड़ी रही, मैंने छोटी नहीं की। मैंने बहुत दिमाग में आइडियाज आए, क्या चलो लोग कह रहे हैं, मैंने की नहीं, बिल्कुल भी नहीं की। तो वो जितनी थी पहली बार कट के आई थी असीम सेना जी के पास से, वो उतनी फिल्म है। तो मैंने कहा लगाएंगे ऐसे ही, पसंद आती है आएगी, नहीं तो क्या कर सकते हैं। मतलब एक प्रयोग पता तो चलेगा कि है। लेकिन कमाल की बात है कि लोग, मैंने जो पढ़ के सीखा, इतना लोगों को पहले से अच्छा लग रहा है, इसका मतलब उनके दिमाग में भी है, एक सॉर्टिंग प्रोसेस है कि क्या चीज है। और तमाम चीजें, मतलब और तो और जो यूट्यूब में लोगों ने जो कमेंट्स लिखे हैं वो गजब है, वो क्राफ्ट के बारे में कमेंट कर रहे हैं। तो मैंने कहा वाह, तो मतलब है, अभी इसका जमाना है, चलेगा। कम है लोग, लेकिन मतलब हम कर सकते हैं प्रयोग ऐसे। तो अमीश, इसमें जो नवरत्न सिंह का रोल है, वो जो चित्रंजन त्रिपाठी ने किया है, वो बड़ा अद्भुत तरीके से लगता है और बड़ा कॉमेडी के साथ ही एक बड़ा यूनिक रिलीफ भी देता है। तो ये आपने पहले से सोच रखा था, ये कैरेक्टराइजेशन आपने किया था, कि इसमें चित्रंजन का भी कुछ योगदान? बहुत बड़ा योगदान है चित्रंजन त्रिपाठी का, बहुत बड़ा योगदान है सारे एक्टर्स का, और जो गांव वाले जो एक्टिंग कर रहे हैं सबका। मेरा ये एक जो आपने बात की, बहुत अच्छा सवाल था। इसमें एक और मेरा प्रयोग था कि मैं डायलॉग नहीं लिखना, डायलॉग होता नहीं है। मतलब एक बात तो मैंने बताई कि हम यहाँ पर आकर सीखा है दुनिया में कि जो फिल्में बनती है उसमें एक स्टोरी नहीं होती है। एक बड़े लोग पे जो हमारे यहाँ स्टोरी और डायलॉग राइटर नहीं होता है, बस सिर्फ एक चीज होती है, स्क्रीन पे क्या चल रहा है। और डायलॉग के मैं बहुत खिलाफ हूँ। डायलॉग के मतलब खुद भी लिखते समय, मतलब आपको लगे कि कोई आज ऐसी बात लिख दी है डायलॉग की, आज ऑडियंस खड़ा होकर ताली बजा देगा, तो उसको काट दो। जो हमारी पढ़ाई में सीखा है उसको हटा देना चाहिए। तो डायलॉग नहीं, तो बातचीत जैसे लोग करते हैं। तो हम लोग सिचुएशन, ऑब्वियसली मैंने लिखी थी, एक स्क्रिप्ट थी जो कि 14 पन्ने की थी, उनको बता दिया। लेकिन बहुत चट पर जाने के बाद जो है, हम हर एक उसके पहले थोड़ी देर उनको बता देते कि ये एक चीज बता दें, ये सीन किसका है, ये सीन किसका है और इसका आउटपुट क्या है। बाकी मतलब कुछ तो था कि एक समझ में ये आउटपुट चाहिए, कुछ सीन में बिल्कुल नहीं था कि तुम करो अपने हिसाब से इसको, जो आउटपुट आएगा कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग करो। तो
वो उनकी आपस में एक्टर्स की बहुत केमिस्ट्री बन गई। तो आप ऐसा नहीं था, अब बिस्कुट के जो बिस्कुट बन रहा था बेकरी में, उसमें कोई ऐसा डायलॉग नहीं था कि हाँ भैया हम बोले आपसे, आप बनाए थे ना बिस्कुट, तो कुछ ऐसा लिखने वाली चीज नहीं है, वो 2-3 में आ जाती है। इसी तरह नवरत्न सिंह का तो खैर बहुत ही ज्यादा उसमें, तो उनको मैंने बताया था कि सर इनको डायमेंशन देना है कैरेक्टर में, लेकिन उनका रोल है यहाँ पर और वो जाएगा और वो इस तरह से करेगा। लेकिन उन्होंने इसका, उसको जब वो गए, फिजिकलिटी उनकी इतनी ज्यादा अच्छी थी। जैसे मैंने उनको नहीं बोला था कि आप उछल के बोलिएगा नवरत्न सिंह जिंदाबाद नवरत्न, उनकी स्पीच मैंने बहुत रिकॉर्ड उनको बताया था। उनको अगर आप ध्यान से देखेंगे, मैं यहाँ बताना नहीं चाहता, वो जो चीजें बोल रहे हैं वो किसी न किसी पॉलिटिशियन ने किसी वक्त बोली है। हर तरीके के पॉलिटिशियन ने कि आप हमको वैसे वहां जाके वोट दीजिएगा, या कोई हमको बताने की कोशिश करे तो हमको बस बताइएगा, हमें बस बंदूक उठा के बोलता है, कोई आपको धमकाने की कोशिश करे तो कोई ना कोई पॉलिटिशियन आप मिलेगा। तो वो उस तरह का कई हमने रिकॉर्ड किया था, लेकिन मैं उसको उस तरह से पूरी फिल्म सिलसिलेवार नहीं है। मतलब आप शुरू के इवन आप समझ जाएंगे कि जब कैंपेन हो रहा है तो जो भूरा ऊपर से बोल रहा है, तो वो लाइन से कोई ऐसा स्क्रिप्ट नहीं है कि आप इसी को बीच में कट जा रहा है, कभी उनकी आवाज आ रही है, कभी यहाँ आवाज आ रही है। तो इसी तरह इनका भी था। और ये बच्चे वाला सीन वगैरह, तो ये सब ऑन द स्पॉट जब कैमरा चला तो जो हम लोग के समझ में आया, जहां पे लिखा वहां पे वो समझ में आ गया। तो ये लिखी नहीं आ सकती। अगर मैं एक एक चीज लिखता तो फिल्म, वही मैंने पहले भी कहा था कि मैंने बहुत कम कंट्रोल करने की कोशिश की। मेरे दिमाग में एक बड़ा आइडिया था कि इससे बाहर नहीं जाना हमारा। एक मुझे लगता है कि डायरेक्टर का बस एक काम है कि आप जो आइडिया है, स्क्रिप्ट है, वो ले आओ और अच्छी टीम ले आओ। अच्छी टीम लाना है, एक्टर्स चाहिए। मतलब वो अलग बात है कि बहुत लोग रहते हैं, लेकिन आपको अच्छे एक्टर्स फिल्म लेकर आगे आते हैं, वो चाहिए। और उसके बाद काम आपका हल्का हो जाता है। तो वहां पर इन लोगों के साथ जो डिस्कस किया और जो इन्होंने बोला स्क्रीन पे, वो मेरे डायलॉग से बहुत अच्छे थे। तो मैं उसका कोई क्रेडिट नहीं लेना चाहता। तो वो एक्सपेरिमेंट ही था, क्योंकि आज 70-60% टाइम जो गांव वाले थे जो आके बोल रहे हैं, ओवरलैप हो जा रहा है। बहुत लोगों ने बोला भी, कई लोगों को नहीं समझ में आया कि अरे वो काहे खड़े हो, तो वो दो गांव वाले बोलते हैं अरे वो जो बिस्कुटवा वाली ट्रकें नहीं आई, तो उसका तो वो फिर से बोल देता है। तो वो मतलब ठीक है, वो हो गया कट। ऐसे एक पहला सीन था जिसमें वो लोग बैठते हैं भूरा के साथ, और वो बोलता है कि उसमें एक ऐसे, मैंने कहा पूछ लेना बच्चे स्कूल जाते हैं क्या, तो मैं मतलब एक अंडरलाइन कहीं था कि क्या है, किसी ने कोई जवाब ही नहीं दिया। तो जब हो गया खत्म, मैंने कहा चलते रहने, तो उसने बना लिया। तो फिर किसी ने मेरी टीम से कहा कि इसको फिर से कर लें, कुछ कहलवा देते कि हाँ स्कूल जाते हैं। मैंने कहा नहीं चाहिए, उनके दिमाग में अगर नहीं आया तो लेट ऑडियंस थिंक। तो ये एक ऑर्गेनिक तरीके से, मैं भी हाफ हार्टेड था, मुझे लगा कि नहीं ठीक है यार, उनके दिमाग में नहीं आ रहा। मैंने भी तो उनको कुछ नहीं बोला था कि क्या बोलना है। मतलब एक था कि यार पूछ लेना, ये बातें कर लेना गांव वालों से कि कैसे चल रहा है, जो बोलेंगे। वो ज्यादा ड्रामेटिक थे गांव वाले, मेरे थे उन्होंने जो बातें बोली कभी कभी तो वो ज्यादा, मैंने कहा या तो मैंने लिखा नहीं है, कहाँ से बोल दिया। तो इसी तरह से हुई है। हाँ सॉरी, प्लीज कंप्लीट योर सेंटेंस। जी, आपकी बातों से एक सवाल मेरे जहन में आ रहा था, इसलिए मैंने बीच में सॉरी। हाँ बिल्कुल। आपने एक स्क्रिप्ट लिखी और एक्टर्स के साथ आप उतरे प्रोडक्शन के लिए शूट करने के लिए, और आपने उनको इम्प्रोवाइज करने का, आपने फाइनल डायलॉग्स भी नहीं लिखे, उनको इम्प्रोवाइज करने का मौका दिया। तो आज के ज़माने में जबकि फिल्में इतना ज़्यादा सिस्टमेटिक हो गई हैं कि शिफ्ट्स में जिस तरह से काम होते हैं, और हार्ड बाउंड, मतलब पिचिंग के पहले ही हार्ड बाउंड स्क्रिप्ट की ज़रूरत होती है। और आजकल तो OTT वगैरह में भी डायलॉग स्क्रिप्ट मांगते हैं अलग से, आपकी स्क्रीन पे जमा हो जाती है, डायलॉग स्क्रिप्ट भी फाइनल हो जाती है, सब कुछ लॉक होता है, उसके बाद ही प्रोडक्शन शुरू होता है जी। तो ऐसे में आप प्रोडक्शन के स्टेज पे गए और आपने डायलॉग्स के लिए डायरेक्टर बीइंग कैप्टन ऑफ द शिप, आपने इतनी लिबर्टी ली और इतनी लिबर्टी दी अपने कलाकारों को कि वो इम्प्रोवाइज कर सकें। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि एक अलग परिवेश की फिल्म थी, एक ग्रामीण परिवेश, एक अलग जगह जहाँ की बोल चाल कल्चर सब अलग है। तो उनके साथ अपने कलाकारों की बोली और लहजे को जेल करने के लिए आपने क्या तैयारी की? मतलब कोई आप लोगों को रिहर्सल वगैरह करना पड़ा वहाँ पे, या कितना रिहर्सल करना पड़ा, या टेक्स रीटेक्स में कितनी प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा रीटेक करना पड़ा? तो ये कैसे मैनेज किया आपने? क्योंकि आपके कास्ट में रियल कैरेक्टर्स भी शामिल हैं जो गांव वाले भी हैं, और आपके ट्रेंड एक्टर्स भी शामिल हैं। तो इन दोनों को कैसे आप एक धरातल पे लेके आए, और कितने उसके लिए अभ्यास किया, वो चाहे रिहर्सल हो या उनको कोई ट्रेनिंग देनी हो, कैसे किया आपने? देखिए, पहला सवाल जो आपका बाउंड स्क्रिप्ट वाला था, जो मुझे समझ में आया, थोड़ा आवाज क्रैक कर रही थी। तो हाँ, वो जरूरत है बिल्कुल। आपको इसी इंडस्ट्री में रहना है, और लोग भी पैसा इसलिए नहीं लगाएंगे कि हवा में आप बना लेंगे, अनलेस कि आपके पास बहुत बड़ा एक्सपीरियंस ना हो, ना। बहुत लोग हैं जिनको नहीं करना पड़ता होगा शायद ये, लेकिन मुझे पता है कि इवन अमेरिका में रहते हुए
आपको स्क्रिप्ट में चेंजेस करने पड़ते हैं, बहुत करने पड़ते हैं, और बहुत बहुत प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है सिनेमा में। तो वो तो है कि आपको एक एक स्ट्रक्चर तो किसी के पास वो तो लिखना पड़ेगा, उससे आप बच नहीं सकते। आप जितना भी चाहें, लिबर्टी तो आप बाद में एट द एंड ले सकते हैं ना। तो वो जो प्रोसेस है उसको मैं नहीं बाईपास। तो जैसे मैंने बताया कि 14 पन्ने की स्क्रिप्ट थी, उसमें एक ब्रॉडली एक था कि क्या जा रहा है, वो लोगों को समझ में आना चाहिए कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल और कैसे बताना चाह रहा हूँ। उसके बाद आप जब जैसे जैसे आप बढ़ते जाए, मुझे लगता है कि आप प्रोसेस अवॉइड नहीं करना चाहिए, उसमें आपको रहना चाहिए, और आपको जब मौका लगे कंफर्टेबिलिटी उस हिसाब से अपने आप को चेंज करते हैं, या अपने जो आपके आइडियाज है वो आप चेंज या मॉडिफाई कर सकते हैं। दूसरी बात, जो लिबर्टीज मैंने ली उसके बारे में, उसमें मैंने बताया कि 3 दिन पहले हम लोग गए थे। रिहर्सल जैसी ऐसी कोई चीज नहीं थी, लेकिन ये था कि उनको जब ब्लॉकिंग के समय ले जाते थे तो उनको हल्का सा बताते थे कि भाई आप ये है डायलॉग, ये बात कीजिएगा। उनको ये पता चल गया था कि हाँ, जो सबसे बड़ी मुश्किल बात होती है मैं कहना चाहता हूँ वो कि आप एक एसी कमरे में बैठकर एक जो स्क्रिप्ट लिख देते हैं और जो माहौल दिमाग में सोचते हैं वो बेस्ट आता है। मतलब वो माहौल जो है वो बेस्ट आता है कि ये गांव वाला बैठा है, मक्खी उसकी यहाँ पे बैठ रही है और वो चुपचाप एकदम गले के नीचे सुर से बात कर रहा है, ये आप लिख सकते हैं। लेकिन उसको आप जब जाएंगे तो आपने जैसे कुछ शॉट्स मेकिंग के अभी चलाए हैं, उसमें 200-400 आदमी हमेशा खड़े रहते हैं। उसमें एक आदमी माइक लिए खड़ा रहता है, 2 आदमी रिफ्लेक्टर लिए खड़े होते हैं, 3-4 लाइट लगी होती है, ऊपर स्टीमर लगा होता है, और कभी 300 लोग 400 लोग उस फिल्म का बनने को देख रहे होते हैं, है ना। तो वो देखिए, तो वो उसको लेकर आप फाइनल एडिटिंग के बाद उस माहौल को जो आपने पन्ने में लिखा, बहुत मुश्किल काम है। वो मैंने वहां रियलाइज किया वो जाके। वो सिर्फ डायरेक्टर का वो काम होता है कि वो दिमाग में रहे कि यार ये अगर ये शूट कर रहे हैं तो ये कट के आएगा, तो यहाँ पे ये चीज कर सकते हैं। वो आवाज आपको वहां पे लोकेशन साउंड भी चाहिए, बकरी बोल रही है या बोल रहा है, वो बस काम होता है। बाकी रिहर्सल जैसी कोई चीज काम में मतलब ऑब्वियसली करनी चाहिए, मैं करता हूँ और मैंने किया भी उसमें, वही जो 2-3 दिन पहले। और इतनी बड़ी फिल्म नहीं थी, पहली बात तो मेरी शॉर्ट फिल्म थी, तो हम तो गए थे 20 मिनट 25 मिनट की फिल्म बनाने। ये तो जब एडिटिंग पे बैठे तो बन गई 35 मिनट। मतलब ऑब्वियसली इसमें था, मुझे लगा कि नहीं, इसका मजा ही गांव को दिखाने में है, तो उस तरह से बन गई 35 मिनट की, जो कि शॉर्ट फिल्म की भी कैटेगरी में नहीं आती और बड़ी फिल्म की कैटेगरी में नहीं आती थोड़ा। तो जहां तक बात है, बिल्कुल मैं चाहता था कि मैं वर्कशॉप करूं, मेरी ये भी इच्छा थी। एक चीज रह गया कि वर्कशॉप कुछ दिन पहले होती है, कि मैं बॉम्बे में गया था इन लोग से मिलने पहले एक्टर्स से, तो मैंने पढ़वाए भी थे कुछ चीज, लेकिन वो वर्कशॉप नहीं अरेंज हो पाई कि मैं बड़ी फुल फिल्म करूंगा नेक्स्ट टाइम तो ऑब्वियसली करूंगा। और मैं बिल्कुल यकीन रखता हूँ, उससे आपको पता चल जाता है कि कम से कम आपको ये पता लग जाता है कि आदमी किस बेस से बोल रहा है। टोन का मैं बहुत ज्यादा, वो किस टोन से आदमी बोल रहा है उसका मैं बहुत ज्यादा मतलब, एक्टिंग तो ठीक है वो आप छोड़ सकते हैं, वो उसके ऊपर है, उसको आपने सेलेक्ट किया है, इसका मतलब आप जानते हैं कि वो आदमी वहां पे करता है। एक्टिंग आप नहीं सिखा सकते, एक्टिंग एक्टर का काम है। और एक्टिंग में कई बार करते करते भी अगर आपको लगता है कि गड़बड़, मतलब एक ऑर्गेनिक सिस्टम है जिससे आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप अगर इसको ओके कर रहे हैं तो सही आ रहा है कि नहीं। हर बार सही है, अगर कोई परफेक्ट तो चीज होती नहीं है ना। ये बहुत ही 10 आदमी होंगे तो 10 लोग कहेंगे यार इसने गजब एक्टिंग की, इसने नहीं की। मैंने हर एक तरीके जो मेरे दिमाग में था फिल्म बनने के बाद, यार ये अगर मैं चेंज कर देता, ये अगर गाँव वाले की जगह मैं एक्टर ले जाता, वो सब गलत साबित हो गई। मतलब उन्होंने कहा कि बहुत मजा आएगा, मतलब किसी को पता ही नहीं चला, कई लोगों को तो ये पता नहीं चला कि कौन एक्टर है कौन गाँव वाला है। मतलब कई लोग बता पाए कि कहाँ से लाओ। इवन बहुत बड़े लोगों ने मुझसे ये सवाल पूछे कि भाई तुम इतने एक्टर्स कहाँ से ले गए थे। मैंने कहा नहीं, बस उसमें 3 एक्टर्स थे। तो हाँ, रिहर्सल के बिल्कुल मैं रिहर्सल किसी भी चीज का हो वहाँ पे जाकर, चाहे लोकेशन हंटिंग हो, मैं इम्प्रॉम्प्टू में यकीन नहीं करता। वो इम्प्रॉम्प्टू जो है कि जाकर आपने कर लिया, वो सिर्फ वो है कि नए जो आए उनको बिना, जिनको डायलॉग्स नहीं दे रहा है, जिनको आपने ऑर्गेनिक करना है, वहां पे चल सकता है। लेकिन हाँ, आप उनको पता होना चाहिए, फील पता होना चाहिए। तो थोड़ा सा प्रैक्टिस, रिहर्सल, एक बार उसके थ्रू जाना वो जरूरी है, वो तो पता होना चाहिए। अच्छा आशीष जी, उसमें आपकी फिल्म में जो बिस्कुट बनाने वाली प्रक्रिया है, उसमें दो सज्जन जो बड़े इंटेलिजेंट टेस्टर भी हैं, जो छोटे हैं। और अफसोस है, बिस्कुट खाने के लिए तो बड़े बड़े लोग भी टेस्ट करके बता सकते हैं कि भाई बिस्कुट अच्छा है, खराब है, कैसा है। लेकिन वो 2 सज्जन जो आते हैं और जिस तरह वो बताते हैं कि अरे यार तुमने इसमें क्या मिला दिया, ये क्या बता, तो ये कुछ बिस्कुट है। तो ये जो 2 महोदय थे, ये क्या ट्रेन थे या इनका अंदाज ही ऐसा था? आपने कैसे सेलेक्ट किया इन दोनों बच्चों? देखिए, ऐसा नहीं था कि ये हमने गांव में जाने के बाद मेरे स्क्रिप्ट में था कि बच्चे होंगे, अब बच्चों को कहाँ से ले जाए, बच्चों को ले जाएंगे तो पेरेंट्स भी ले जाएंगे, वो मतलब सारी चीजें आप बजट में जोड़ती जाती हैं।
तो हमने कहा था चलो ढूंढ लेंगे। तो बहुत ज्यादा ये जो बच्चे आए, उन बच्चों में से ही ये जो था एक जो मेन बच्चा आया, फिर उससे मैंने बुलवाया एक आध बार, और बहुत ऐसा मुश्किल नहीं था, बच्चे बहुत टैलेंटेड थे। तो उसने पहली बार ही ये पहली बार ही ऐसा बोला कि सब लोग खड़े हंसने लगे जब मैंने पहली बार बुलवाया। मैंने कहा यार बिल्कुल सेट हो गया ये तो कोई बहुत बड़ा पेन नहीं लेना पड़ा। वो आगे, फिर उसका छोटा भाई भी था, मैंने कहा चलो तुम भी आ जाओ, तो वो भी एक डायलॉग बोल गया। तो वो एक बहुत ही वही ऑर्गेनिक टच आता है कि बच्चे वहां के लग रहे हैं, वो कपड़ा पहने भी लग रहे हैं और लग भी रहा है कि उनके घर से है। तो ये सारे चीजें थी कि बहुत उनके साथ कोई बहुत बड़ा काम नहीं करना पड़ा। आप अभी इस बच्चे के बारे में बता रहे हैं जो हाँ, यही बच्चा जो है। दिखाई दे, जी जी जी। ये गांव का ही बच्चा था? तो वहाँ उसी गांव का बच्चा था, किसी को बोला था कि भाई एक दो बच्चे होंगे तो लेकर आना, जरा करवा लेंगे, तो वो लेकर बैठ आया। तो उसमें से अच्छा लगा जैसे बोला उसने, मैंने कहा ठीक है तुम बैठ जाओ। तो थोड़ा देर उनके साथ काम किया हमने, थोड़ी देर बैठा, उनको बताया, मतलब इनको ऐसा तो नहीं आप पूरी स्टोरी बताएंगे तो समझ में आएंगी, बस उनको बता दिया, और वो बहुत ही बढ़िया उसने डिलीवर किया। बहुत ही बढ़िया काम किया है उसने, बहुत ही अच्छा काम किया दोनों ने, और बहुत कम टाइम भी लगा इनके साथ, बाकी लोग साथ बहुत टाइम लगा। और हम लोग अपने आप जब पहली बार इसने किया तो पहली बार में ही सही हो गया, इस्तेमाल वही हुआ है, लेकिन अपने आप को कॉन्फिडेंस में लाने के लिए हमको दोबारा टेक लेना पड़ा कि कहीं क्या कि बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा काम था। तो आपके सिनेमा को देखकर एक रियलिज्म जैसा एहसास होता है, और जैसा कि आपने कहा कि आप इंटरटेनिंग सिनेमा के भी बहुत प्रशंसक हैं, जो हंसाते हैं और जो आप इस तरह की फिल्में बनाते हैं, जिसमें कुछ लोग तो ऐसा भी बनाते हैं, सत्यजीत रे या और भी कई सारे लोग, जैसे आनंद वनंद फिल्में थी, वो उसमें मैसेज भी था और उसमें इंटरटेनमेंट भी था, ऐसी भी चीजें थी। तो क्या इस तरह की फिल्म के बारे में भी कुछ सोच रहे हैं आप आगे? नहीं बिल्कुल, मैंने पहले कहा कि मैं मतलब जो हम लोग तो शोले के समय के लोग हैं ना, शोले वाले हैं, तो उसके बाद भी जितनी फिल्में अमिताभ बच्चन की पूरा एरा था, वो सारी दीवारों, वो सारी रियलिटी और इमेजिनेशन के बीच थी, मैसेज के साथ थी सारी फिल्में, और गजब आपको बैठाए रखने की उनमें क्षमता थी। तो तब तो 3 घंटे की, हम लोग सिनेमा तो जानते हैं 3 घंटे का होता है, वो अब 2 घंटे 10 मिनट हो गया है। तो वो क्या मतलब बहुत बढ़िया थी उसमें, तो बहुत ही बढ़िया। आनंद का आपने जो नाम लिया, या पूरी राजेश खन्ना की सीरीज थी, मुझे बहुत मजा आता है। और मुश्किल काम भी है, ऐसा नहीं कि बहुत आसान काम है किया और हम जो बना रहे हैं बहुत ही मुश्किल काम है, ऐसा नहीं है, वो भी बहुत मुश्किल काम है। तो आप वो एक अलग जॉनरा होता है सोचने का। और मैं चूंकि जर्नलिज्म से फिल्म मेकर बना हूं, तो मैं वही बात कर रहा था कि हम लोग के अंदर एक थोड़ा सा ये रहता है कि हम इतना ट्रेंड हैं पिछले 20 साल से कि कोई भी चीज बिना इशू के नहीं आती है हमारे दिमाग में। मतलब एक बहुत बड़ा, मतलब ऐसा इशू जैसे सोशल इशू है, और मतलब रिलीजियस इश्यूज है, ये ऐसे इशू इतने बड़े बांध देंगे ना हम कि हम उसी में समझ के रह जाते हैं, फिर हमारे पास वही आर्ट फिल्मों टाइप ही होने लगता है। तो उससे हटने के लिए तभी मैं चाहता था, मतलब इस फिल्म में मेरे पे संभावना नहीं थी, लेकिन फिर भी एक डांस भी है इसमें एक डांस नंबर भी है छोटा सा, और हाँ उसमें, और उसके बाद इसमें सब कुछ था इसमें, मतलब इसमें तो क्राइम वायलेंस मैंने रखा है, इसमें एक थ्रिलर की संभावना थी इसमें, वो कमर्शियल नहीं थी लेकिन उसमें एक संभावना थी हर तरीके की फिल्म में। तो मैं चाहता हूँ, मतलब ऑब्वियसली मैं बिल्कुल चाहूंगा कि मैं उसमें शाई आउट नहीं करूं, मैं एक ऐसी स्क्रिप्ट लिखूं, मैं कर भी रहा हूँ काम, जो कि एक प्योर कमर्शियल होगी। लेकिन एक चीज और बताना चाहता हूँ कि मेरा कोई बहुत बड़ा इसमें विश्वास नहीं है कि कोई आर्ट सिनेमा अलग होता है, कमर्शियल सिनेमा अलग होता है, बिल्कुल नहीं है। मतलब यहाँ आके पता चला कि जिन लोगों को आप ऑस्कर देते हैं, या जिन लोगों को इंटरनेशनल अवार्ड्स मिलते हैं, वो जाते हैं, वो मतलब चाहे बारान हो, चाहे वो कोई कमर्शियल नहीं, उसमें गाने नहीं है, मतलब कमर्शियल मतलब ये नहीं कि गाने ही होंगे या कोई थ्रिलर ही होगा, या बैठाए रखने के लिए कोई पॉसिबिलिटी, कोई स्क्रिप्ट में ऐसा चीज ही इफेक्ट होगा जिसके लिए आप बैठे, या एनिमेशन होगा। ये पिक्चरें हमारी या किसी दुनिया की कमर्शियल पिक्चरों से बहुत ज्यादा कमाती है। आप लोगों ने देखा ही होगा, चाहे पैरासाइट आई, वो कोई या है ना, वो मतलब रिकॉर्ड, तो शॉपलिफ्टर्स है एक फिल्म जापान की है, केपर नॉम है पूरी, मतलब सड़क पे पूरी, मतलब मैं गजब का फैन हूँ, मतलब ऑब्वियसली शॉपलिफ्टर लेबनान की जो है, हाँ वो लेबनान की है, नदीम लबीकी की। वो क्या पूरे 2-2.5 घंटे आप सड़क पे, फिल्म 6 महीने उन्होंने शूट की है, और उन्होंने पूरी दुनिया में, जब आपका नाम होता है तो आप पैसा कमाते हैं, जो कमर्शियल फैक्टर है उसमें मैं शाई आउट नहीं करना चाहता कि मैं कोई, ऑब्वियसली आई लव म्यूजिक, डांस सीक्वेंस, सारी चीजें बहुत पसंद है मुझे, वो बिल्कुल मैं करूंगा अगर मौका मिला आगे तो। लेकिन हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि कोई मैं सेपरेट नहीं करना चाहता, मतलब उन फिल्मों में
आजकल आप देखें हमारे भी क्या गजब की कॉमर्शियल फिल्में, जैसे अंधाधुन आपने देखी, या बधाई हो, अभी मैं हाल की बात बता रहा हूँ, बधाई हो है, मकान है, क्या गजब की फिल्म है, उनमें मतलब नहीं है लेकिन आपको बैठाने की संभावना है, इशू मैसेज देते हुए भी आप उनको दर्शकों को बांध देते, और वो उन पिक्चरों ने अपना पैसा कमाया है, ऐसा नहीं है कि वो कोई फ्लॉप फिल्म रही है। तो अगर आपकी स्क्रिप्ट में दम है तो उसमें कोई चीजी होने की जबरदस्ती इंग्रेडिएंट्स डालना नहीं चाहिए, मसाले ढूंढ ढूंढ के डालते हैं ना लोग कि यार ये डालो तो आ जाएगा। अगर वो पार्ट ऑफ द फिल्म है और आपको ग्रो कर रही है फिल्मों में, तो स्क्रिप्ट में इतनी दम होती है कि आपको बैठाए। मैंने दुनिया में इतनी फिल्में देखी हैं बाहर की, ऐसा तो नहीं होता उनके डांस सीक्वेंस में कुछ ही बनती है जो म्यूजिकल्स होती है, उसके अलावा तो नहीं होता है कि आप बैठे हैं और आप, लेकिन अगर आप देखने वाले हैं तो ऑब्वियसली मुश्किल होती है थोड़ी, लेकिन अगर आपको उसका रस लग जाए, उसका उसका समझ में आ जाए कि किस लिए वो फिल्में बन रही हैं, तो आप बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। वो 2 घंटे की फिल्में हैं, मतलब चाहे रेन मैन है देख लीजिए आप, है या फॉरेस्ट गंप है, पूरी इमेजिनेशन है, मतलब कोई मतलब पूरी इमेजिनेशन थ्रेड है, आप जितनी बार देखे उतनी बार मजा आता है। मैनचेस्टर बाय द सी है, अभी फिलहाल में जो फिल्में मुझे पसंद है वो मैनचेस्टर बाय द सी अभी जो है वो 2-3 साल पहले शायद ऑस्कर में आई थी, वो गजब फिल्म है। मतलब उसमें आप मतलब वो कोई बड़ी मतलब कैमरा एंगल की बात नहीं है, और मैं बहुत वो भी कोशिश कर रहा हूँ, कई चीजें सीख रहा हूँ, जैसे मैं उस फिल्म से सीखता हूँ कि उसमें ऐसा कोई शॉट नहीं है जिसकी आप तारीफ करते हैं। कई फिल्मों की तारीफ होती है ना कि बहुत ही गजब सूरज उग रहा था, वहां से फ्रेम बना दिया तो ऐसे शैडो दिख गया, सिल्वेट नहीं, वो करते हैं। इवन शॉपलिफ्टर्स में कई ऐसी सीन्स हैं, कमरे के अंदर जो है बच्चे हैं, वो कहाँ कैमरा रखा, मतलब वो आपको ये कोशिश करते हैं कि कैमरा नहीं है। फिल्म मेकिंग का जो अब जो इंटरनेशनल ट्रेंड है वो उसका है कि नहीं, लेकिन ऑब्वियसली अब ये द पावर ऑफ द डॉग जो अभी जैन कैम्पियन की फिल्म है और बहुत ही अच्छा वो आ रही है, उसमें सिनेमेटिक लिबर्टी बहुत ही बढ़िया है, अभी बहुत ही अच्छी है फिल्म। अभी मैं एक और फिल्म देखी मैंने, वो सिनेमेटिक लिबर्टी हो, वो मतलब मजा आता है फिल्म देखने में, लेकिन अगर आप एक रियलिटी वाली फिल्म बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो उसमें ये सीखना पड़ेगा कि एक कैमरा है और कैमरा नहीं में एक फर्क होता है। क्या आप लगा, मैंने कोशिश की है बिस्कुट में, लेकिन अभी भी बहुत मुझे सीखना है। कई जगह हम बच नहीं सके उसको चीजी फ्रेम बनाने से कि बीच में हो एकदम सेंटर हो, तो उसमें भी अब देखता हूँ तो मुझे लगता है कई जगह। एक इंटरव्यू में ऋषिकेश मुखर्जी की एक बात मुझे याद आ रही है आपकी बात से ही। एक बार उन्होंने किसी से कहा था कि अगर दर्शकों को ये पता चल गया कि एंगल क्या है या कैमरा कहाँ लगा है तो कहानी फेल है। बिल्कुल सही बात है। दर्शकों को पता है, दर्शकों का ध्यान ही नहीं जाना चाहिए, कहानी इतनी क्रिप्स में होनी चाहिए, ऐसी जकड़ में होनी चाहिए कि किसी का ध्यान किया जाए कि कैमरा कहाँ लगा हुआ या एंगल शॉट है या शॉट है। इसी से एक जो फॉर्मूला है जो फिल्म का, जो मैं बहुत मतलब जो इंटरनेशनल लेवल पे बहुत लोग फॉलो करते हैं और जो मैं बहुत ज्यादा उसको फॉलो करता हूँ, और बिस्कुट में भी मैंने हमेशा ध्यान रखा है, वो एक लाइन है, उसको कहते हैं कि द सीन इज नॉट अबाउट द सीन, द सीन इज अबाउट समथिंग एल्स। द सीन इज नॉट अबाउट द सीन, द सीन इज अबाउट समथिंग एल्स। जो आप देख रहे हैं, जो आपके सामने दिमाग में आ रहा है, वो लिटरली ऑन द नोज नहीं है, मतलब जो आप देख रहे हैं आप, वो जाएगा कहीं और, वो सिर्फ है होने के माने, वहां पर होना है, वो लोग बात कर रहे हैं, क्या हो रहा है। वो मैंने बिस्कुट में बहुत कोशिश की है और बहुत हद तक लोगों ने जिस तरह से मुझे प्रतिक्रिया दी, उसमें लगा कि मुझे रहा कि वो ना फिल्म बिस्कुट के बारे में, ना नवरत्न से, वो किसी और चीज के बारे में जो कि आपको बाद में पता चलती है कि क्या है, मतलब एक सीन के बारे में। तो वो मेरे दिमाग में रहता है कि मैं वैसा ना लिखूं कि बस एक जो दिख रहा है वही लोग समझें कि हाँ मैं तेरा खून कर दूंगा तो मैं वो खून ही कर देगा, मतलब एक रहता है। खैर वो पूरा जॉनरा ही अलग है लिखने का। और थोड़ी सी बात आपके हेल और होप जो आपकी डॉक्यूमेंट्री थी उसके बारे में थोड़ी सी बताइए। वो मेरे बहुत दिल के करीब काम था, तो उसका असल में बहुत ही दिलचस्प उसकी कहानी है करने की, क्योंकि मैं 2014 में यहाँ पर था, अमेरिका में मैं काम कर रहा था, मैं एक जर्नलिस्ट हुई। तो उस समय 2014 में आईसिस ने कैप्चर किया इराक में कुछ सिटी, सीरिया में, मिडिल ईस्ट में जैसे आ रहा था। तो उसके बाद कई खबरें आई कि उन्होंने बहुत बड़े उम्र दराज लोगों को मार दिया खड़ा करके गोली, और उनकी लड़कियां, यंग लड़कियों को किडनैप करके ले गए, और फिर पता नहीं चला लोगों को। फिर 1 साल 1.5 साल बाद कुछ कहानियां कनाडा के न्यूज़पेपर में कहीं कहीं आने शुरू हुई, जिसमें कि उन लोगों ने लिखा कि फलाना लड़की जो है वहां से निकल कर भागी और वो अमलास में मारी गई, या ये लड़की बच गई है, एक लड़की ऐसे कलेक्ट हुई। तो मेरे एक मित्र है यहाँ पर, लुकमान अहमद, हमारे साथ काम करते,
वो पेंटर भी बहुत अच्छे हैं, सीरिया से भी हैं, तो वो बहुत ही सेंसिटिव इंसान है, बहुत ही सेंसिटिव रियल आर्टिस्ट आदमी है। तो वो इन सब खबरों को काट काट के इकट्ठा करते रहते थे और हमारी बड़ी दोस्ती थी, हम लोग बात करते रहते थे। तो वाकई उसके पहले उनके साथ एक काम किया था मैंने, वो पेंटिंग की थी और मैंने एक सीरिया में जो 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 गैस इदलीब में हुआ था, गैस गन्स में मतलब मोर देन 70 पीपल डाइड, बहुत से बच्चे मर गए थे, उसको हमने एक पेंटिंग के जरिए एक स्टोरी की थी 4-5 मिनट की। तो उससे वो बहुत ही प्रभावित थे। उन्होंने ये कटिंग मेरे सामने रखी, मैंने पढ़ा सब, और मुझे बहुत मतलब लगा कि क्या हीरोइक लगा कि लड़कियां जो हैं 16 साल की 18 साल की, वो आईसिस मिलिटेंट्स के कैप्टिविटी को छोड़कर आ रही हैं, इसको करना चाहिए। कुछ था नहीं हमारे पास, हम वॉशिंगटन डीसी में बैठे हुए हैं। उसके बाद से थोड़ा और रिसर्च की उसके महीने भर, और ये नहीं पता चला लड़कियां कहाँ, लेकिन स्टोरीज आ गई। वो हमको कंफर्म हो गया कि एक अखबार में दूसरे अखबार में स्टोरीज लगभग, अगर ये लड़की है तो है, कहाँ गई ये कुछ पता नहीं था। तो खैर वो कर करके मैंने एक तैयार की, एक स्क्रिप्ट लिखी मैंने, और वो जाके उससे कहा कि अब तुम, और विजुअल्स भूट भूट के इकट्ठा किए, और मैंने लुकमान से कहा कि तुम पेंटिंग बनाओ। तो उन्होंने करीब 70 वाटर कलर पेंटिंग्स बनाई लुकमान अहमद से। वो पेंटिंग्स जाकर हमने उसको शूट किया अलग तरीके से, और उसको हमने उसकी एक फिल्म बनाई, उसका नाम था द लास्ट डांस ऑफ कोचो एंड इट्स मिसिंग गर्ल्स, क्योंकि एक डांस हुआ था वहां पर 2014 में, लड़कियां एक साथ नाच रही थी, और उसके बाद फिर ये अटैक हो गया था, फिर पता नहीं चला। तो वो मैंने अपने एकदम, वो उस समय था कि मतलब शूट करके बना दिया, और बहुत मजा आया। इवन मैं जहाँ काम करता हूँ, और वो बहुत जगह गई, वो बहुत दुनिया में गई, ट्रांसलेट होकर भी गई। अचानक उसके कुछ दिन बाद से जर्मनी से एक फोन आया हमारी टीम मेंबर के पास किसी की, भाई जिन लड़कियों को आपने दिखाया है वो यहाँ जर्मनी में है, और उन्होंने ये फिल्म देखी है, उनको बहुत लगा कि कोई क्रेडिबल कहानी हमारी कह रहा है। तो मैं कह रहा कि वह जर्मनी में ऐसा नियम नहीं है कि कोई जाके बोल देगा, कह रहा कि यहाँ पर है, और आप अगर कोशिश करें तो वो आपसे कुछ मिल सकती है, मुझे पता नहीं है। तो फिर मैंने पढ़ना शुरू किया, तो जर्मनी ने असाइलम में 1100 फैमिलीज को, जिसमें से विमेन और चिल्ड्रन थे, सीरिया इराक से जब ये हुआ आईसिस का, तो उन्होंने असाइलम पे रखा था वहाँ पे, एक सदर्न स्टेट ने वहाँ पे रखा था। तो फिर हमने कहा अच्छा, तो हमने बात की और उसका प्लान बनाया, और फिर हम निकल पड़े अकेले ही। मैंने अपना कैमरा लिया, और एक टीम मेंबर हमारे थे दाखिल, वो जो थे दाखिल, उनको वो लैंग्वेज आती थी, और रिपोर्टर भी वहाँ पे, तो उनके साथ हम लोग चले गए और उनको ढूंढना शुरू किया। मतलब पूरा जर्मनी हमने ड्राइव अकेले करके, बहुत सर्दी थी वहां पे, फरवरी में बर्फ था, और नई जगह, और बहुत जगह हम लोग जाते थे 4-5 घंटे ड्राइव करके। वहां पर 40 लड़कियां हैं, पता लगा वहां पर आई, ट्रेनर मना कर दी थी, नहीं हम वो बात करने को तैयार नहीं है। खैर करते कराते हम लोगों ने 10 दिन में करीब 29-30 इंटरव्यूज किए, बड़ी लेडीज के, लड़कियों के, कर करके, और बहुत मतलब वो गजब प्रोजेक्ट था वो। तो उसको बात करके आया, उसके बाद मैंने 3-4 महीने उसका ट्रांसलेशन हुआ इंग्लिश में, फिर मैंने स्क्रिप्ट लिखी उसकी 3 महीने में, और फिर वो जो बनकर आई 1 घंटे में, वो बहुत ही बढ़िया थी वो। मतलब उसको फिर हमने, जो जर्मनी का शूट था, फिर इराक का शूट था नहीं, उसके बाद इराक की, और जो उनके साथ हुआ था, होता क्या था कि वो जो आईसिस मिलिटेंट्स थे उनको ले जाते थे, किडनैप करते थे, उनका रेप करते थे, टॉर्चर करते थे, फिर अपने ही कैडर में वो भेज देते थे, फिर दूसरी लड़कियां ले आते थे, आपस में चेंज करता, बहुत बुरा था। तो इसमें से ये जो लड़कियां थी, इन्होंने अपनी हिम्मत दिखाई, वो रात में कभी सुबह कभी कुछ काम करने गई, भागती थी, और वहाँ बॉम्ब लगे हुए होते थे, उसमें कुछ उड़ जाती थी, जो कि मतलब चाहे उनसे बचने के लिए, किसी मतलब कई फैक्शंस पे लड़ाई चल रही थी वहां पे, किसी ने किसी के लिए लगाए हुए, बेचारी उसमें किसी की आंख चली गई, किसी की लमिया, एक लड़की जिसकी आंख चली गई, वो लड़की 18-19 साल की थी, वो मिली हमें, और एक लड़की थी, कई तो मर गई, ये तो वो थी जो बची हुई थी। मतलब किसी के पास गिनती नहीं है कि उस भागने के चक्कर में कितनी अभी भी उनके साथ रह रही हैं। बाद में इश्यूज आए, कितने के बच्चे हो गए आतंकवादियों के साथ, कि अब उनका क्या किया जाए, तमाम बहुत ही ह्यूमन ट्रेजेडी वहां पर पैदा हुई। तो ये जो लड़कियां मिली, ये गजब लड़कियां थी। फिर मैंने उनको जाकर ये भी देखा, मैंने तो हेल्थ तो ये था जो उनके साथ हुआ, होप आज जो जर्मनी में था, जो उनको फिर से रिहेबिलिटेशन के लिए सरकार ने उनको रखा, उन्होंने जाके अलग अलग जगह अपना जॉब की। कोई लड़की रेस्टोरेंट में नौकरी कर रही थी, कुछ अपने पास को भुलाकर। तो वो जो मजा जो आया ना, कि इतना कुछ, मतलब हम आप सुन नहीं सकते जो चीज हुई है, मतलब उसमें तो कुछ भी नहीं है, फिल्म आप सुन नहीं सकते जो उनके साथ, वो बता नहीं सकती। और उसके बाद जो उनमें उम्मीद थी और जो उन्होंने कहा थी, वो मेरे ख्याल से जानी चाहिए, तो वो उसी तरह से ली भी गई। और वो भी बहुत जगह, खैर जापान में बुलाया गया मुझे, ग्रीस में बुलाया गया मुझे, इटली में चली फिल्म, जर्मनी में इवन पार्लियामेंट में चलने वाली थी, लेकिन कुछ वजह से नहीं हुई वहां पर। मतलब बहुत देशों में ये फिल्म 10-12, अमेरिका में बहुत जगह इसको अवार्ड्स मिला है। लेकिन बाकी वो फिल्म मैं जरूर कहूंगा कि जिन्होंने नहीं देखी है, देखना चाहिए, वो बदल देती है। उसमें उनकी कहानियां जो है, 5 लड़कियों की सिर्फ कहानियां है,
वो आदमी को मूव करने के लिए काफी है। और उसमें एक्सपेरिमेंट बहुत तगड़ा था, क्योंकि मुझे बनाना था पूरी, मैं विजुअल में बहुत विश्वास रखता हूँ, लेकिन जो बात कहनी है उसको मैं इसलिए नहीं छोड़ूंगा कि मेरे पास विजुअल नहीं है, तो मैं कुछ भी करूंगा। तो उसके लुकमान अहमद साथ थे, तो मुझे अगर बताना था तो पूरा बताना था। अगर उनके साथ कुछ गलत हुआ है जैसे भागी, तो वो पूरी कहानी बतानी। तो अगर आप उसको देखेंगे तो उसमें मतलब 30-40% पेंटिंग और 60% हम गए थे वहां, के इंटरव्यूज और वो है, तो पेंटिंग के जरिए बताई। और उसका बहुत बड़ा रिवॉर्ड मिला मुझे। ग्रीस में मैं कालामाटा एक आइलैंड में वो फिल्म चली, और पूरा फुल थिएटर पूरा था, उसमें लोग आए हुए थे। और बाहर आके ऑडियंस से बोला, तुम्हारे फिल्म में गजब विजुअल्स थे, विजुअल्स बहुत गजब की पेंटिंग में चल रही थी, मतलब बहुत मजा आया। तो मैंने सोचा टॉन्ट तो नहीं कर रहे हैं वहां पे ग्रीक, मैंने बोला नहीं सॉरी, हम उन जगहों पे जा नहीं पाए, मतलब मना था, इराक में आप जा नहीं सकते। तो उसके बाद स्पेशल फोर्सेस थी वहां पे, और वापस उन जगहों को तो उन्होंने एकदम वहीं पे गाड़ा था, मतलब जहाँ घर थे उसके थोड़ी दूर पे उनके भाइयों को, उनके पेरेंट्स को मार के वहीं पे गाड़ के मिट्टी चला दी थी। तो आप वो लड़कियां भी नहीं जा सकती थी। तो अगर हमारे दिमाग में होता भी कि लड़कियों को लेकर जाए, तो वो पॉसिबल अभी तो नहीं था, कम से कम उस समय तक, जब तक हम बना रहे थे। तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे बहुत मजा आया, मतलब लगा ही नहीं बीच में कि कब तुम पेंटिंग में चले गए और कब विजुअल में आए, हमको कमी महसूस ही नहीं हुई उस चीज की। तो वो फिल्म कहनी होती है तो बस कहनी होती है बात उसी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये सुन के कि आपने इतने गुरिल्ला शूटिंग इसकी की इस फिल्म की। जी और इस विषय पे मुझे फिर आपकी बात सुन के याद आ गई, जो स्वीडिश फिल्म मेकर है, मेरे ख्याल से वो कुर्दिश ओरिजिन के ही हैं, होगिर हिलोरी, जिनकी हाँ फिल्म सबाया सबाया जी जी उन्होंने मेरे ख्याल से उत्तरी सीरिया में यजीदी लड़कियों को ही जो सेक्स स्लेव बनाते हैं, आईएसआईएस के मिलिटेंट्स, जी जी उस पे समाया उनकी फिल्म बहुत चर्चित रही थी। और 40 लड़कियों को उन्होंने रात में कई बार जाके इसी गुरिल्ला तरीके से शूट किया था। तो वो डॉक्यूमेंट्री बहुत चर्चित रही थी, और मुझे देख के बड़ा प्राउड हो रहा है कि आपने बिल्कुल उसी तर्ज पे और उसी तरह से एक बेहतरीन फिल्म की, और बहुत ही खतरे में उठा के। तो इस लिहाज से नहीं, बहुत बड़ी बात है। बहुत ही मेरे लिए लर्निंग प्रोजेक्ट था। मतलब मतलब मैं क्राफ्ट के तौर पे नहीं बात कर रहा हूँ, मैं एक इंसान के तौर पे बात कर रहा हूँ कि वो जो आपके इमोशंस या जो आप जिन चीजों को आपको लगता है कि आप कहाँ हैं, मतलब लगता है कि हम लोग कितने प्रिविलेज्ड हैं, हम लोग सब चीज है, लेकिन फिर भी चलता ही रहता है कुछ ना कुछ। तो वो गजब थी। कई लड़कियां तो वाकई मतलब गजब है, उनकी शादी भी हुई, बाद में बच्चे भी हुए, उन्होंने किताबें लिखी, जो बनना चाहती थी पहले वो बनी, वो लड़कियां वो बन रही हैं। मतलब उन्होंने उनका रुका नहीं कोई प्रोजेक्ट। और वो तमाम जो 2-3 साल हुआ है, मतलब रोए खड़े हो जाते हैं आपके वो कहानियां सुन के उनकी। अमीश, मुझे ऐसा लगता मैं जरूर जाऊंगा। जी सॉरी, बोलिए। अमीश, ऐसा लगता है कि समय तो अब बहुत पूरा हो चुका है हमारा, और जी आपसे शायद मुलाकात बस इतनी ही थी। और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और भी अच्छे अच्छे काम करते रहें और हमें देखने को मिले। आपको बहुत बहुत भविष्य की शुभकामनाएं। और आप इस प्रोग्राम में हमारे आए, आपने शिरकत की, आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। बहुत धन्यवाद बहुत आपका बहुत भी। धन्यवाद अमीश भाई। बहुत बहुत आपको ऑल धन्यवाद द आप बेस्ट, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद आशीष और अखिलेश, आप दोनों का मुझे बुलाने के लिए और बात करने के लिए। थैंक थैंक यू।